होएगा जी सर। ओके। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से फिर से। अच्छा, तो फिर बेसिकली एग्जीक्यूटिव के लिए जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ का पढ़ाई करना है ना? तो ये सीएस एग्जीक्यूटिव में जो जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ का हम लोग आपसे करेंगे आज क्या है, ऐसे एवरी वीक हम लोग एक न्यू लॉ पढ़ते हैं, है ना? हर हफ्ता कोई ना कोई न्यू लॉ। तो आज भी ऐसा कोई लॉ होगा जो आज आपसे बात करेंगे। तो क्या चर्चा होगा आज? सर, आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक में बात करें जो आप लोगों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए और एक ट्रेंडिंग एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक केस है जो मार्केट में भी चल रहा है, उसके साथ भी थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो अगर मैं लॉ का नाम बताऊं, जैसे लास्ट वीक मुझे पता है आप लोगों को मैंने क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को? लास्ट वीक कौन सा लॉ हुआ था? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यस। तो आज होगा सर आर्बिट्रेशन लॉ। ठीक है, इसको पूरा नाम है सर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। ठीक है, बहुत पुराना लॉ नहीं है, इट्स अ न्यू लॉ। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। इसको बाद में एक न्यू अमेंडमेंट भी मिला है 2015 में, ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के ऊपर। अब आपके मन में चल रहा है सर ये आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलिएशन एक्ट है क्या? ठीक है, ऑब्वियसली आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये लॉ करता क्या है। इन सिंपल अगर मैं आपको आर्बिट्रेशन का मतलब बताऊं, आप लोगों को पता है आर्बिट्रेशन का नॉर्मल क्या मतलब होता है? इन सिंपल बोलो ना, जो समझ आता है बोलो। आर्बिट्रेशन का नॉर्मल मीनिंग क्या है? बोल सकते हो सर, जो भी आपके मन में चल रहा है यू कैन शेयर। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का भी वर्ड बहुत ही फेमस है, आर्बिट्रेटर तथा अभिषेक স্যার যখন जो। কোনো দুটো কোম্পানি কিংবা পার্টির মধ্যে কোনো ডিসপিউট ক্রিয়েট হয়, কোনো हाँ কোর্ট हाँ। ছাড়া কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপয়েন্ট করা হয়, তখন আরবিট্রেটর বলে তাকে, যে यस ডিসপিউটটাকে सॉल्व করে। यस यस, वेरी गुड दादा, वेरी गुड दादा, एकदम 100% सही बोला है सर कि आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेसिकली मीडिएटर का काम करते हैं सर। ठीक है, मतलब ये जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है, आपको मैं इन सिंपल इतना बोल सकता हूँ, जैसे मानो कि हमारे देश में कोर्ट होता है ना, आप लोग जानते हो कोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, केस करने के लिए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो कोर्ट में लोग कब जाते हैं? जब कोई ना कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो हमें कोर्ट जाना पड़ता है। इन सिंपल ही है ना सर। कोर्ट में ऐसे तो नहीं जाएंगे ना कोई, मतलब ऐसे तो हज़ारों लाखों के तादाद पे लोग कोर्ट में जाके लाइन लगाते हैं कि भाई मेरा केस सॉल्व कर दो, मेरा केस सॉल्व कर दो। लेकिन हमारे देश में ना ये बड़ा प्रॉब्लम भी है कि इतना सारा, मतलब इतना कोर्ट या लॉयर्स या जजेस नहीं है जितना हमारे देश में केसेस रेगुलर बेसिस में रेडी होते हैं। बिकॉज उसका मेन प्रॉब्लम और कुछ नहीं, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एक है ही, इतना ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट है उसको, उसके ऊपर बहुत काम करना अभी भी बाकी है। मतलब ऐसे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हर चीज़ ना कैपिटल ओरिएंटेड हो गया, मतलब कैपिटल सिटी ओरिएंटेड हो गया है। इसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में इसको और सजाना चाहिए, दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। ऐसे और भी बड़े बड़े लोगों ने भी इस तरह से बताते हैं कि किस तरह से संभाला जाए इतना सारा केसेस। तो एक्चुअली ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, जैसे कि तौथा ने बताया कि कोर्ट के थ्रू से हम सॉल्व नहीं कर पाते, बिकॉज कोर्ट भी, क्योंकि कोर्ट के लिए टाइम लग जाता है, यस ना, बिकॉज कोर्ट बिना एविडेंस का कोई काम करना पसंद नहीं करता। एम आई राइट? जब तक कोर्ट में क्या होता है ना, किसी हर चीज़ का आपको एविडेंस चाहिए, हर चीज़ का एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बिकॉज कोर्ट कुछ भी ऐसे भी अपने मन से मतलब डिसीजन सुना दिया ऐसा तो नहीं होगा। तो कोर्ट को भी ना सोच समझ कर डिसीजन देना पड़ता है, बिकॉज कोर्ट का एक डिसीजन आगे का 10 साल 20 साल मतलब डिसाइड करते हैं कि क्या सिमिलर केसेस पे क्या डिसीजन या जजमेंट दिया जाएगा। तो इसलिए कोर्ट को किसी भी मैटर पे जब भी वो कुछ सुनवाई सुनाते हैं तो उसको ना 10 बार 1000 बार सोचना पड़ता है, तब जाके उस केस पे वो कुछ मतलब कंक्लूजन पे आ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा करते हुए इतना सारा केस का जो लाइन लगता है, मतलब और भी डिफरेंट काइंड ऑफ, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? तो कोर्ट ने एक दूसरा रास्ता चूज किया, बेसिकली एक ऑल्टरनेट रूट। मैं आपको सब लिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक ऑल्टरनेट रूट बनाया जाए, जैसे कि तौथा ने बताया, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन अपॉइंट करके हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को या केस को सॉल्व करने के लिए सोच सकते हैं। स्पेशली ये जो मैं आपको आज बताऊंगा ना, ये कॉमर्शियल केसेस के लिए या फिर सिविल केसेस के लिए ये ज़्यादा सुइटेबल है।
ठीक है, क्रिमिनल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, गार्डियनशिप केसेस, बहुत सारा और भी केसेस है, टैक्स मैटर्स, इस तरह का केसेस को आप सॉल्व इतना इजीली ये आर्बिट्रल प्रोसेस में सॉल्व नहीं कर सकते। बट स्पेशली कॉमर्शियल जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे मानो बिजनेस रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, इसका सोल्यूशन आर्बिट्रेशन प्रोसेस में सॉल्व करने का सुविधा मिलता है, ठीक है, स्पेशली बिजनेस डील्स। और इसीलिए एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप लोगों को भी बड़ा काम आएगा ये सब चीज़, ये लॉ जान के कि जब बिजनेस में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो लॉ आज मैं पढ़ूंगा आप लोगों के साथ, आप भी पढ़ोगे मेरे साथ साथ, मैटर भी बात बताऊंगा, कुछ नोट्स भी लिखाऊंगा। इंटरेस्टिंग क्या है कि इसके ऊपर ना बेस करके रिसेंट एक ट्रेंडिंग केस चल रहा है, बड़ा ही फेमस केस चल रहा है, ठीक है। केस है अमेजन वर्सेस रिलायंस का। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, मुझे एक बार बताइएगा। अमेजन और रिलायंस के बीच में एक बहुत बड़ा केस चल रहा है। अभी भी केस का कोई, हाँ सॉरी, बिग बाजार, यस, बिग बाजार वर्सेस अमेजन का है ना, फ्यूचर रिटेल का, फ्यूचर रिटेल और इसके बीच में अमेजन के बीच में केस ना। अरे हाँ सर। हाँ सर। तो इसका अभी तक कोई प्रॉपर डिसीजन मेकिंग अभी तक नहीं हो पाया। तो ऐसे केसेस को, ये बिजनेस प्रॉब्लम है, मैं आपको कहानी बता सकता हूँ। अमेजन ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली फाउंडेशन क्लास में कभी सुनाया था ये वाला केस, या फिर शायद इंटरमीडिएट लेवल में भी मैंने किसी क्लास में ज़रूर बात किए होंगे। अगर नहीं किया तो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ आपको। সুপ্রিম কোর্ট থেকে তো কিছু বলেনি, তো ওই জন্য এখনো এরকম পেন্ডিংই হয়ে থাকবে। हाँ, वो सिंगापुर में जो आर्बिट्रल के लिए अप्लाई किया गया था, जैसे मैं आपको अब शायद स्क्रीन पे, অ্যামাজন কেস করেছিল সিঙ্গাপুর কোর্টে। हाँ ये देखो सर, ये केस का आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्या, एक बार मुझे बताना। हाँ सर। देखो बहुत सारा इसके ऊपर न्यूज़ है, मैं कुछ न्यूज़ ही यहाँ पर ओपन किया। ये रिसेंट न्यूज़ है, 4 तारीख का न्यूज़ है। अब देख सकते हैं ये 3 बंदा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खेल क्या बना है पूरा केस का, मैं आपको एक बार इजीली समझा सकता हूँ। ये किसका है सर, ये जेफ बेजोस, अमेजन की, है ना। ये बिग बाजार, किशोर बियानी, जानते हो ना सर आप लोग। यस सर। और ये रहा हमारा बिजनेस मैग्नेट, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन, एशिया का भी, अंबानी साहब। तो अभी खेल क्या है कि बिग बाजार और रिलायंस के बीच में एक डील हुआ है, ठीक है। बिग बाजार अपना बिजनेस रिलायंस को सेल कर दिया, ठीक है। बिग बाजार ने अपना बिजनेस, बिग बाजार ही किशोर बियानी की बिग बाजार का जो बिजनेस है ये रिलायंस के पास सेल हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम किसको हो गया, इसमें प्रॉब्लम हो गया अमेजन को। अमेजन का मानना है कि ये जो बिग बाजार और रिलायंस के बीच में जो डील हुआ है, ये डील इलीगल है या वॉइड है। ऐसा क्यों? ऐसा वो अपने मन से नहीं बोल रहा है। অ্যামাজনের তো স্টেক আছে, ওই জন্য বিগ বাজারের Yes. ऐसा नहीं कि अपना मन हुआ और वो बोल दिया। हाँ बोलो। फ्यूचर कूपन, फ्यूचर ग्रुप कूपन में, हाँ बिग बाजार तो फ्यूचर ग्रुप के अंदर आता है ना। बिग बाजार जो ग्रुप के अंदर आता है उस ग्रुप का नाम है फ्यूचर ग्रुप, जो बिग बाजार का बेसिकली पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बिग बाजार तो ब्रांड का नाम है। तो ये अमेजन जो है, ये अमेजन का बिग बाजार का फ्यूचर ग्रुप में कूपन में इन्वेस्टमेंट है सर, कूपन में, ठीक है। फ्यूचर ग्रुप जो कूपन इशू करता था ना कंज्यूमर्स को, या बिजनेस लेवल में जो भी कूपन मैटर चलता था, ये कूपन में जो स्टेक है वो अमेजन का स्टेक है। और इसका ओवरऑल स्टेक का वैल्यूएशन करके देखा गया है, ऑलमोस्ट 3% की शेयर होल्डिंग अमेजन का बिग बाजार पे हो जाता है। ये केस पे देखा गया है, ठीक है। आप चाहो तो केस को और डिटेल्स में रिसर्च कर सकते हो। तो अभी अमेजन का कहना है कि ये जो बिग बाजार ने जो रिलायंस के साथ डील किया, ये डील इलीगल है। बिकॉज अमेजन और बिग बाजार में जब फ्यूचर कूपन के साथ, अमेजन के साथ जब बिग बाजार का डील हुआ था, तो उस डील के हिसाब से अमेजन फ्यूचर ग्रुप किसी को भी बिजनेस सेल करने से पहले ऑब्वियसली अमेजन को ज़रूर पूछेगा, बिकॉज उसका स्टेक भी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मतलब पूछने से भी बड़ा बात जो है वो है कि ऐसा एक एग्रीमेंट भी बना था कि कुछ 11 बिजनेस के पास, 11 कंपनीज ऐसा है जिनके पास फ्यूचर ग्रुप अपना बिजनेस को सेल नहीं कर सकता।
जिनमें से एक है रिलायंस, बिकॉज रिलायंस बिग अमेजन का सबसे बड़ा थ्रेड है हमारे देश में। क्यों? बिकॉज रिलायंस के पास इतना पैसा है कि वो अमेजन को टक्कर दे सकता है। अब बात समझ पा रहे हो? इंडिया के केस में बता रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल नहीं बता रहा हूँ। इंटरनेशनली अमेजन ऑब्वियसली बहुत बड़ा कंपनी है, बट रिलायंस भी इंटरनेशनली है, बट इंडिया के अंदर अगर देखा जाए रिलायंस का बहुत बड़ा दबदबा है। तो रिलायंस मतलब अमेजन का सबसे बड़ा थ्रेड है रिलायंस। तो ये पूरा कंपटीशन कमीशन का भी खेल आ जाता है इसमें, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फ्यूचर ग्रुप ने जब डील किया था किसके साथ, फ्यूचर ग्रुप जब इसको सेल किया था रिलायंस को, तो वो कंपटीशन कमीशन या और भी जो भी अथॉरिटी है सभी से पूछताछ करके ही किया। लेकिन बाद में अमेजन ने केस कर दिया कि भाई ये तो नहीं होगा, आपने गलत किया। तो इस तरह का केसेस के लिए डिस्प्यूट चालू हो गया, ठीक है। 25,000 करोड़, ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ का केस बना, आप लोगों को पता होगा। अरे 24,000 मतलब अप्रोक्स 25,000 करोड़ का ये पूरा। हाँ बोल। 25,000 কোটি টাকার কেস ছিল। हाँ 24,000 केस, 24 का नहीं, 24,000 करोड़ का ऑलमोस्ट डील था ये, ठीक है। जिस डील হ্যাঁ में টাকা हाँ, টাকা যেটা ডিল হয়েছিল। जो डील हुआ था, ठीक है, जो बेसिकली ये आपको कुछ मैं समरी बता सकता हूँ यहाँ से। ये न्यूज़ है सर, फ्यूचर रिटेल शाउट टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन। अब मैं आर्बिट्रेशन में इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ये एक्चुअली अगर इंडियन कोर्ट का ही मैटर है, लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल मैटर भी है, तो सिंगापुर में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता है, ठीक है। सिंगापुर, मैं आप लोगों को पहले भी बताया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के हिसाब से भी सिंगापुर बड़ा फेमस काम करता है। और सिंगापुर में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का केस भी मतलब बेसिकली सोल्यूशन किया जाता है जब इंटरनेशनल मैटर होता है। और अमेजन कोई फॉरेन मतलब इंडियन कंपनी तो प्रॉपरली है नहीं वो, है ना। अमेजन एक इंटरनेशनल कंपनी है। तो ये केस सिंगापुर में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन फोरम में चला गया, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन बेसिकली मैं आपको क्या बोला अभी, जैसे तौथा ने भी बताया कि सर ये एक थर्ड पर्सन सोल्यूशन मेकर है, ठीक है। बीच में कोई आएगा और सुलह करेगा, मतलब बेसिकली एक सोल्यूशन निकालेगा। ये हम लोग अपने घर में भी कभी देखे होंगे, आप लोगों को भी नॉलेज होगा। मैं आपको, जैसे आप लोगों के घर में कभी प्रॉपर्टी का मतलब अगर डिस्प्यूट होता है ना, अगर आप कभी भी अपने घर में हो या पड़ोस के कहीं पर देखो, ठीक है, अगर जॉइंट फैमिली है तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो होता है, हाँ या ना, बोलो ना। जॉइंट फैमिली होता है तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह, यार आपके घर में ना हो, किसी और के घर में भी तो आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो ये जॉइंट फैमिली वगैरह में जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए पहले क्या कोर्ट में चले जाते हैं या फिर किसी मीडिएटर को बुलाया जाता है कि भाई क्या होगा। स्पेशली मैंने देखा सर अपने एक्सपीरियंस में, घर का जो जैसे मानो कि घर में कोई, हाँ किसको बुलाया जाता পঞ্চায়েত है? প্রধান প্রধান नहीं, पंचायत में बाद में जाते हैं, उससे पहले और भी कोई थर्ड पार्टी आते हैं, जो घर का ही कोई স্যার होता है। পঞ্চায়েতের যে আমাদের স্যার এরকম হলে পঞ্চায়েতের যে প্রধান আছে ওর তো এখানেই পাশে বাড়ি, ও এসে আগে ওইরকম মিডিয়েটর হয়ে কাজ করে দেয়, তারপরে हाँ যা হবে। आप पंचायत को भी ले सकते हो, बट बिफोर रीचिंग पंचायत जॉइंट फैमिली लोग और एक जन के और कुछ लोगों के पास जाते हैं। जैसे मानो कि एक फैमिली में तीन भाई है, तीन बहन है, ठीक है, 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, ठीक है। अब डिस्प्यूट चल रहा है 3 भाइयों के बीच में। अब जो 3 सिस्टर्स है इन लोगों का शादी हो चुका है बहुत दिन पहले, ठीक है। तो ये जो बहन है ना, इन बहन का जो हस्बैंड है, ठीक है, मतलब जो बेसिकली जॉइंट फैमिली की जमाई माना जाता है हमारे इंडियन सोसाइटी में, जमाई लोगों को भी बुलाया जाता है। इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, अब शायद आप लोगों को भी ऐसे एक्सपीरियंस मिल सकता है कि जो जी, हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता, हाँ जमाई बाबू लोग जो होते हैं ना सर, इनको बुलाया जाता है कि भाई आप लोग आओ, थोड़ा बात को सुनो, ये भाई लोग क्या बोल रहा है और एक सोल्यूशन करो। सबका बात सुनना पड़ता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक जैसे फैमिली डिस्प्यूट्स को जमाई बाबू लोग पहले कोशिश करेगा, फिर पंचायत में जाते हैं, अगर पंचायत भी सोल्यूशन नहीं दे पाता है तब जाके केस कहाँ पहुंच जाते हैं, लोकल कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिपेंड करता है कि केस का जुरिस्डिक्शन एरिया क्या है, क्या वैल्यूएशन है, इसके ऊपर बेस करके केस आगे बढ़ता है, ठीक है। ये तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के टाइम पे भी देखे हो। तो हमारे इस केस पे तो ऑब्वियसली इसमें कोई लोकल कोई जमाई बाबू तो नहीं आ सकता। ये जो बिग बाजार रिलायंस और अमेजन का डीलिंग का प्रॉब्लम है, इसमें कौन आएगा बीच में सुलह करने के लिए? कोर्ट में देरी हो रहा है तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए इसको डाला गया। आप समझ रहे हो ना सर, आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए इसको डाला गया। तो फ्यूचर रिटेल शाउट टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन इन सिंगापुर दैट पास जजमेंट इन फेवर ऑफ अमेजन।
सिंगापुर कोर्ट ने अमेजन के फेवर में भी बोला, और वो चाहता है कि ये जो अमेजन के फेवर में जो सिंगापुर कोर्ट ने बोला ये इसको टर्मिनेट करने के लिए, मतलब ये बेसिकली फ्यूचर ग्रुप को मंजूर नहीं है, बिकॉज अमेजन के फेवर में गया है तो कैसे मंजूर होगा। Similarly, the development comes after the CCI revoked its clearance to Amazon 2019 deal with future coupons। ठीक है, इसी तरह का प्रॉब्लम हुआ था। कंपटीशन कमीशन का खेल है ये, आप लोगों को कंपटीशन कमीशन के बारे में ना वो डिटेल्स पढ़ा जाता है सर, ग्रुप 2 का जो CS लेवल में जो लॉ है ना, इकोनॉमिकल लॉ, उसके अंदर कंपटीशन कमीशन का डिटेल्स में आप लोगों के साथ बात करूंगा। द डील हैड सेट ग्राउंड फॉर अमेजन डिसअप्रूवल और रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ग्रुप डील। ऐसे ढेर सारा केस हुआ, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, दिल्ली हाईकोर्ट हैड डिसमिस्ड द पिटीशन फाइल्ड बाय फ्यूचर रिटेल सीकिंग टर्मिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इन सिंगापुर दैट पास जजमेंट इन फेवर ऑफ अमेजन। Kishore Biyani had approached the Delhi High Court after a favorable verdict from the Competition Commission of India that revoked its approval given to Amazon purchase 49% stake in Future Coupon, a subsidiary of Future Group, back in 2019। मतलब 19 में ये डील, ओहो क्या चला गया, 19 में वो खेल बना था। ठीक है, तो इस तरह से एक सेकेंड सर, इट वाज, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सर, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं अभी जो रियल फैक्ट हुआ है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? है सर। It was through this deal American e-commerce giant got a 3% stake in Future Retail। मतलब इस डील के हिसाब से उसको ऑलमोस्ट 3% का डील मिल जाता है फ्यूचर रिटेल में। अब इसी मुद्दे पे नॉट जस्ट कंपटीशन कमीशन, इवन द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, मतलब NCLT, ठीक है, National Company Law Tribunal had allowed Future Group to seek the approval of its shareholder to sell the retail unit to Mukesh Ambani's Reliance Industries for 24,715 crore। ऐसा केस ऑलरेडी हो चुका है, मतलब एक्चुअली सेल एग्रीमेंट बन के सेल भी हो चुका है। Amazon contention is that its agreement with Future Group had clearly mentioned that Future Group cannot sell its retail assets or engage in any business with 11 companies including Reliance। ऐसा बोला जा रहा है न्यूज़ के अंदर कि ऐसा कुछ हुआ है। अब रियल पेपर में क्या है हम लोगों को नहीं पता, बट ये एज पर फाइनेंशियल न्यूज़ है। However, according to Amazon, Future Group decided to sell its retail assets and a warehouse to Reliance without informing the company led by Jeff Bezos। The Singapore International Arbitration Center, ठीक है, SIAC, considered the Future Retail deal to be invalid on this ground। मतलब इस ग्राउंड पे सिंगापुर आर्बिट्रेशन का मानना है कि फ्यूचर ग्रुप ने गलती किया है। ठीक है, अब इसी तरह से अब ये तो अमेजन के फेवर में तो सिंगापुर ने बात कर दिया। अब इसी मुद्दे पे ये इकोनॉमिक टाइम्स में 3 तारीख को आया था सर, मतलब इसी वीक में ये न्यूज़ आया था, फ्यूचर रिटेल आस्क कोर्ट टू डिक्लेयर आर्बिट्रेशन विद अमेजन इलीगल। आप समझ रहे हो, फ्यूचर रिटेल आस्क कोर्ट टू डिक्लेयर आर्बिट्रेशन विद अमेजन इलीगल। যদি মুকেশ আম্বানি নিয়ে নেয় তাহলে তো মানে যতগুলো ফিউচার গ্রুপের মানে বিগ বাজারের যতগুলো স্টাফ আছে সবাই জবলেস হয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जॉबलेस हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी तो सबके अंदर होगा, है ना, कि जो लोग इतना दिन से नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो उनका क्या होगा, बिकॉज अमेजन का प्रोसेस अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसमें देखो भाई, अगर अमेजन लेगा तो वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट को चलाने का कोशिश करेगा। इतना दिन वो फ्यूचर के साथ चल रहा है तो फ्यूचर ग्रुप अपने हिसाब से चला रहा था। अब अमेजन अगर মুকেশ আম্বানি যদি পে করে দেয় তাহলে তো স্যার ইয়ে হয়ে যাবে, মানে যতগুলো ইয়েতে বিগ বাজারের লোন আছে সব তো লোন রিমুভ হয়ে যাবে। ऑब्वियसली अब अमेजन भी तो लेने के लिए रेडी था। आप बात नहीं समझ रहे हो, अमेजन भी तो लेने के लिए रेडी था, बट अमेजन के साथ फ्यूचर ग्रुप का कुछ प्रीवियस डील था जो बेसिकली रिलायंस से पहले से था। लेकिन यहाँ पर सिंगापुर, मतलब बेसिकली फ्यूचर ग्रुप का मानना है कि फ्यूचर ग्रुप और अमेजन के बीच में जो डील था इसके बारे में फ्यूचर ग्रुप ने अमेजन के साथ किसी तरह का कंसल्टेशन अभी तक नहीं किया था, मतलब फ्यूचर रिलायंस को सेल करने से पहले। अब यही तो प्रॉब्लम चल रहा है कि आप ऐसे कर सकते हैं। তাহলে স্যার ফলটা তো ফিউচার গ্রুপেরই আলটিমেটলি। इसीलिए तो सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने ही बताया, इसीलिए तो सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने अमेजन के फेवर में केस को डिक्लेयर किया अभी तक के हिसाब से। अब इसका दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा, मतलब आप आर्बिट्रेशन के अगेंस्ट में जाके कोर्ट में आ सकते हो, ठीक है, मतलब आर्बिट्रेशन यही खेल है जो आपको मैं आज आर्बिट्रेशन लॉ में बताऊंगा कि आर्बिट्रेशन के अगेंस्ट में भी आप जा सकते हो सकता है कि जिसके, देखो भाई, जिसके फेवर में अगर आपको लगता है कि ये लॉजिकल नहीं है और क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है तो आप कोर्ट में आ सकते हो। कोर्ट का दर्जा सबके लिए खुला है, ठीक है, लेकिन हाँ, जुरिस्डिक्शन, केस का वैलिडिटी सबके ऊपर डिपेंड करता है कि
कोर्ट उस केस को कैसे हैंडल करेगा नहीं करेगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट अगर आपको आर्बिट्रेशन में या थर्ड पार्टी सुलह में, अगर आपको जैसे यहाँ पर सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर, अगर आपको ठीक नहीं लगा तो इसीलिए तो फ्यूचर रेटेड फिर से बोल रहे हैं कि कोर्ट को कि भाई जो डिक्लेरेशन आर्बिट्रेशन ने दिया है वो इलीगल दिया है, मतलब बेसिकली वो इलीगल है, इस पे फिर से न्यू हियरिंग किया जाए। ठीक है, आज द न्यू दिल्ली कोर्ट टू डिक्लेयर arbitration proceeding in Singapore with Amazon come as illegal, arguing that India's antitrust agency had suspended 2019 deal used by Amazon to assert rights over future। ठीक है, ये 2019 का भी एक 19 का एक डील था, एंटी ट्रस्ट एजेंसी का एक डील है। ठीक है, उसके हिसाब से अमेजन का जो ये डील है वो सस्पेंड किया गया था, ये फ्यूचर ग्रुप का कहना है। Amazon successfully used the terms of its to hold 200 million investment in debt-laden future to block the Indian retailer attempt to sell retail assets to a rival, alleged breach of certain contract। तो इसमें Amazon का कहना है कि ये contract breach कर रहा है, but the Indian antitrust body, the Competition Commission of India, in December suspended 2019 deal, saying Amazon suppressed information while seeking approval। अब कंपटीशन कमीशन का कहना है कि ये डील जो हुआ था इसके बारे में अमेजन ने डिटेल्स को सप्रेस किया था, मतलब छुपाया था। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा नहीं कि फ्यूचर ही गलत किया है, कंपटीशन कमीशन बोल रहा है कि अमेजन ने भी गलती किया है। द लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट टू बीइंग हियर्ड बाय सिंगापुर आर्बिट्रेशन पैनल, बट बोथ साइड्स हैव बीन फाइटिंग पैरेलल केसेस इन इंडियन कोर्ट्स टू एनफोर्स और ओवररूल सर्टेन डिसीजन टेकन बाय द आर्बिट्रेटर, मतलब जो सिंगापुर में डिसीजन लिया गया। इन द लेटेस्ट फ्यूचर रिटेल filing in New Delhi, the company argues that since the 2019 deal no longer has antitrust approval, it has no legal existence in India and Amazon can no longer assert of any its rights. The continuation of the entire arbitration proceeding is a perpetuation of illegality, Future said in its filing December 31। मतलब ये पूरा का पूरा केस illegality है, ये Future कह रहा है। The case will likely to be heard by the court later on Monday। Future and Amazon did not respond to a request for comment, कोई comment नहीं किया। The filing also showed that Future appealed to the Delhi High Court comes after the Singapore arbitration panel did not agree to its immediate demands to terminate the proceedings, says arguments would continue this month। A source with direct knowledge said Amazon had told the Singapore arbitrator in December that CCI suspensions of the 2019 deal does not mean the transaction is void। मतलब CCI ने जो suspension दिया था Amazon के against में, वो इसका मतलब ये नहीं कि ये deal void हो जाएगा। As the watchdog has allowed Amazon to reapply for clearances। watchdog मतलब competition commission। ठीक है, उसने reapply के लिए भी Amazon को मौका दिया था, ऐसा कहना है। समझ रहे हो सर, पूरा खिचड़ी पक चुका है। Amazon रिलायंस का जो डीलिंग है, ठीक है, और फ्यूचर ग्रुप का पूरा एक हौच-पौच बन चुका है। इसलिए आर्बिट्रेशन से भी जो मतलब खबर मिला है या आर्बिट्रेशन से भी जो ऑर्डर मिला है उसके ऊपर भी कोई प्रॉपर वे में डिसीजंस मेकिंग करने में दिक्कत बन रहा है। आप लोगों को बात समझ में आया? इतना मुझे बताना। रियल लाइफ केस मैंने आपको पहले ही दिखाया। हेलो, बोलो सर थोड़ा सा। हाँ सर, है सर। सबको समझ में आ रहे? रोशनी, तोथा, अभिषेक, बोलो एक बार। सर तो दिस इज अ रियल लाइफ सिचुएशन कि रियल लाइफ में बिजनेस सिचुएशंस में कैसे कैसे घटना घटते हैं, उसमें से एक ट्रेंडिंग सिचुएशन जो मैंने आपको इस पर्टिकुलर लॉ, जो लॉ आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, कॉपी पेन रेडी कर लो सर, अभी बहुत कुछ लिखाना है आप लोगों को। तो आई होप ये केस जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया आप लोगों को बड़ा हेल्प करेगा इस लॉ को समझने के लिए। ठीक है, आप इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर भी जाओ तो आपको आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, जिसके अंदर आपको आप देख सकते हो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर। बट इसी का एक समरी नोट्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आर्बिट्रेशन एक्ट है क्या, कॉन्सिलेशन एक्ट कैसे काम करते हैं। एक समरी नोट्स भी मैंने रेडी किया, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, ठीक है, इज रेगुलेट्स डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन इन इंडिया। इसको अमेंड किया गया फिर से एक बार 2015 में, एंड फर्दर अमेंडमेंट पास्ड इन लोकसभा ऑन 1 अगस्त 2019 में, मतलब और लेटेस्ट में।
The government of India decided to amend the Arbitration and Conciliation Act 1996 by introducing the Arbitration Conciliation Bill 2015 in the Parliament in an attempt to make arbitration a preferred mode of settlement of commercial disputes and making India a hub of international commercial arbitration. अब बात को समझो कि इंडिया ने ये जो रिसेंट अमेंडमेंट किया, इंडिया क्या चाहता है? इंडिया अपने आप को एक इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन हब बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है ना, तो जैसे सिंगापुर में केस जा रहा है, ऐसा केसेस इंडिया में भी आएगा। इंटरनेशनल केस भी इंडिया सॉल्व करेगा, ठीक है। इसमें इंडियन लॉ सिस्टम, इंडियन लॉयर्स का भी एक अच्छा मतलब प्रोफेशंस पे भी अच्छा हेल्प मिलेगा सर। और अगर मैं आपको इस आर्बिट्रेशन प्रोसेस का सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊं, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खेल बनेगा, कोई मुझे समझा सकते हो सर कि ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशंस में इंडियन इकोनॉमी में क्या हेल्प मिल सकता है? कोई आइडिया लग रहा है आप लोगों को? ये एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टिंग है अगर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रॉपर वे में काम करते हैं। How this act actually help Indian economy? This is the question. क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? प्लीज एक बार मुझे कोई যদি भी ইন্ডিয়াতে হয় তাহলে আরো নতুন নতুন জব ক্রিয়েট হবে এর উপর বেস করে। আর যদি ইন্টারন্যাশনাল কেস হয় তাহলে যে ফিজটা রিসিভ করবে তাতে তো গভর্নমেন্টেরও অনেক মানে লাভ হবে, যেটা কোষে অনেকটা ভর্তি করবে, মানে রেভিনিউটা জেনারেট করবে। यस वो तो है। मैं मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल हब बनाएगा, दैट्स उसका तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा ही, आई अंडरस्टैंड दैट। बट मेरा सवाल ये है कि ये आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट नॉर्मली अगर इंटरनेशनल हब ना भी बने इंडिया, क्या फिर भी ये इकोनॉमी को बूस्ट करता है? अब मेरा सवाल समझे कि जस्ट 2 मिनट के लिए ये भूल जाओ कि ये इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन हब इंडिया नहीं बन पाया, मतलब लाइक सिंगापुर जैसा नहीं बन पाया, लेकिन क्या फिर भी ये एक्ट इंडिया में इकोनॉमी के लिए कुछ स्पेशल बूस्टिंग का काम करता है क्या? अगर ये प्रॉपर वे में इसका एप्लीकेशन हो पाता है तो? नो सर। नो नहीं होगा बूस्टिंग, बिल्कुल होगा बूस्टिंग। आप ही देखो ना, अभी आपको मैं अमेजन और रिलायंस और रिटेल का बात बताया, हाँ अभी जो केस में अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये जो पूरा अमेजन, रिलायंस और बिग बाजार का जो डील है फ्यूचर ग्रुप का, ये केस अगर कोर्ट में पेंडिंग होता कितना समय लग जाएगा? मतलब पूरा बात अगर कोर्ट में ही बात बनाया जाए, मतलब ये तो फिर भी बड़ा केस है, बड़े बड़े लीडर आ गया, मतलब सबसे मतलब আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে যদি এরকম কোনো কেস হয়, মানে নরমাল বিজনেসম্যান, ইন্ডিয়ান বিজনেসম্যানদের মধ্যে যেসব কেসগুলো হয়, তখন যদি মানে এইটা থাকে তাহলে স্যার মানে সলিউশনটা তাড়াতাড়ি বের হবে তো, তার জন্য ফাস্ট ট্র্যাক স্টেপটা যার নিতে পারবে তাড়াতাড়ি। यस फास्ट ट्रैक सोल्यूशन होगा। और फास्ट ट्रैक सोल्यूशन के कारण जैसे मानो कि पार्टनरशिप, कितना सारा पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम चलता है, इंश्योरेंस बिजनेस वगैरह में प्रॉब्लम चलता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस सिनेरियो में ना प्रॉब्लम दिखता है रेगुलर बिजनेस में। अगर हर एक প্রবলেমগুলোর জন্য মানে যেসব প্রবলেমগুলোর জন্য স্যার কাজগুলো বন্ধ থাকবে সেগুলো তাড়াতাড়ি মানে স্টার্ট হয়ে যাবে। यस सर, मतलब अगर हर एक केस कोर्ट में चला, मतलब तुम कन्वर्ट करना कोशिश करोगे तब तो क्या सर, तब तो टाई टाई फिश हो जाएगा, है ना। इसीलिए आर्बिट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, दैट इज द रीजन आर्बिट्रेशन प्रोसेस। अब ये लोग बड़े लेवल में हैं, इनका अलग खेल है, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, तो इसीलिए आर्बिट्रेशन के रूल के अगेंस्ट में भी जा रहे हैं। हाँ তাহলে আরবিট্রেশনটা কি অনেকটা ওই সামারি ট্রায়ালের মতোই আসছে কনসেপ্টটা? yes kind of you can say it's kind of summary trial, but especially for commercial and सिविल प्रोसीडियर में इसका यूज ज़्यादा है, स्पेशली कॉमर्शियल एरिया में इसका यूज ज़्यादा है, ठीक है। इट्स लाइक समरी ट्रायल कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर फर्स्ट ट्रैक वे में हम लोग केस को सॉल्व कर पाए, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट। समझ रहे हो सर? ठीक है। और इसी मुद्दे पे गवर्नमेंट रिसेंटली 2019 में फिर से एक बिल पास किया, और गवर्नमेंट चाहता है, क्योंकि इंडिया में नॉलेज हब है सर, इंडिया बहुत सारे चीज़ों में अपने आप को नॉलेजेबल बनाया, और इंडिया चाहता है कि अगर हम लोग इस एरिया को भी एक इंटरनेशनल लेवल में बना पाते हैं, तो क्योंकि इंडिया में इंटरनेशनल कंपनीज भी बहुत सारे काम करते हैं, अब बात में बाहर क्यों जाए, इंडिया का चीज़ इंडिया में ही सॉल्व हो जाए, बट उसके लिए इस तरह का
मतलब स्किल्ड प्रोफेशनल स्किल सेटअप। আরবিট্রেশন এইটা একটা চালু হলে ইন্ডিয়াতে স্যার আদার্স মানে ফরেন কোম্পানিও তো বিজনেস আরো বাড়বে তাছাড়া। हाँ मतलब ऑलरेडी एक्ट तो है, बट इसमें इंटरनेशनल जो सोल्यूशन मेकर के हिसाब से इंडिया अभी भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। एक्ट হ্যাঁ तो স্যার है, ওইটা যদি হয় তাহলেও তো বাড়বে, মানে ফরেন কোম্পানি তো অনেক বিজনেসের জন্য আসবে, সুবিধা এতে তো অনেক ইয়ে হবে, এই কারণে তো ইকোনমিটা স্যার বাড়তেও পারে, ইন্ডিয়ান ऑब्वियसली ये हर एंगल से इकोनॉमी के लिए बूस्टिंग, हर एंगल से। मतलब नॉर्मली देखो, अगर इंडिया के अंदर भी ये लॉ को बनाने का ही ऑब्जेक्टिव है, और अगर इंटरनेशनल हब भी इसको बनाना चाहता है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशंस में, जो 2019 में अमेंडमेंट लाया गया उसके लिए कि इंडिया को एक ऐसा हब बनाया जाए, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया को लॉयर्स का हब बना दिया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास है इतना ताकत है हमारे अंदर, इंडिया के अंदर, कि हम लोगों को सॉल्व करके दे सकते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। बिकॉज ऐसे स्पिरिचुअल लेवल में इंडिया ऑलरेडी इसके ऊपर काम करके दिया है, तो क्यों ना लीगल मैटर्स में भी इंडिया लीड कर पाए मतलब आगे के दिनों में। तो ये एक बहुत बड़ा सोच है सर, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इस मैटर के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस मतलब सोच में है सर, ठीक है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर had given its approval for amendment of the arbitration and conciliation bill 2015। मतलब बेसिकली मोदी जी आने के बाद ये वाला चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा काम हो रहा है। आप लोगों को मुझे एक घटना याद आ गया, 2014-15 मोस्ट प्रोबेबली मोदी जी जस्ट मतलब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म किया है, तो एक मीटिंग हुआ था सर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के साथ। मतलब ये पूरा बंद दरवाजा का मीटिंग था, मतलब ये कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं आया था, बट इस मीटिंग के बाद इतना खबर मिला था, मुझे जितना याद है, इट्स ड्यूरिंग 2014-15 का बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, कि प्रधानमंत्री जो है हमारा, मतलब वो मतलब लिटरली वो रोना चालू कर दिया था। मतलब हमारे देश में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो करेंट सिस्टम है, जो सिस्टम चल रहा है, और इसमें इतना स्लोनेस है, इतना स्लॉथनेस है, और इवन जज भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब उनका तकलीफ देख के मोदी जी मतलब रो पड़ा था। और ऐसा ऐसा भयंकर भयंकर प्रॉब्लम है हमारे देश में, मतलब जिसको सॉल्व होना चाहिए बट हो नहीं पाता। तो प्राइम मिनिस्टर मतलब लिटरली मतलब उसके आंखों से आंसू निकल गया था कि इतना प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। इट्स नॉट अ जोक सर, मतलब कहना आसान है, लॉ बनाना भी आसान है, बट लॉ को पहले तो बनाना ज़रूरी है, तभी उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ये हम लोग कभी बोल देते हैं, बट हाँ इसके ऊपर मतलब रातों रात तो कुछ नहीं हो सकता सर। मतलब इसके लिए ना मतलब समय लगता है एक लॉ को बनाना, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन डालना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ फटाफट। देश आगे बढ़ रहा है सर ऐसे, इसीलिए तो एक एडवर्टाइजमेंट चलता है ना, बढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा इंडिया। अरे तभी तो बोलते हैं इंडिया को नॉलेज हब बना दो सर दुनिया का, ऐसे बन रहा है इंडिया, बस बना दो। जो पहले भी था, इसका प्रूफ है नालंदा, इसका प्रूफ है तक्षशिला, बस फिर से बन जाए। तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 लिख रहे हैं सर, बोलो एक बार। थोड़ा सा लिखो सर। हाँ क्यों কিছু বললি একটা লিখতে অসুবিধা হচ্ছে নাকি, কি বললি? सर क्या बनाना चाहते हो सर? पता नहीं, मैं थोड़ा सा कोड बनाना चाहता हूँ। जैसे कोड के सामने ऐसे बड़े बड़े पिलर्स होते हैं ना, पता नहीं मेरा ड्राइंग बहुत सुंदर होता है, आप लोग जानते हो। अरे वाह गजब हुआ है सर, मेरे को खुद देख के अच्छा लग रहा है। आप लोग हंसना मत, हाँ, और हंस भी रहे हो तो अपने मन में हंस लो, ठीक है। सर कुछ नहीं है, कोट है, कोट देखो। कोर्ट के अंदर ऐसे होता है ना, जब कुछ सुनाया जाता है तो यहाँ पर जो कौन है सर, पता नहीं कौन है, बेसिकली लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो मतलब जो क्लेमेंट है, जो रिस्पोंडेंट है, ये लोग आते हैं कोर्ट के अंदर, लाइन लगाते हैं, ठीक है।
हजारों लोग, करोड़ों लोगों का लाइन लगता है सर कोर्ट के सामने, आप लोग जानते हो। तो जस्ट आप ड्रॉ ऐसे करो ताकि आप भी जब बाद में पढ़ो तो आपको भी समझ में आ जाए कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस क्या है, कि इतना सारा लोगों का इतना सारा प्रॉब्लम, अगर हर एक केस के लिए लोग कोर्ट में लाइन लगाना चालू कर दे तो कोर्ट का क्या हालत होगा, ठीक है, और जज का भी क्या हालत होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बेसिकली ये एक्ट को बनाया गया, ठीक है। तो ये कोर्ट है, ठीक है सर। इसमें लिखो सर, जस्ट ऐसे ही लिखो, लैक्स ऑफ पेंडिंग केसेस, लैक्स ऑफ पेंडिंग केसेस, बहुत सारे पेंडिंग केसेस कोर्ट के अंदर हैं, ठीक है। कोर्ट need to follow the strict rules and procedure, है ना। कोर्ट को स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीडियर फॉलो करना पड़ता है ना। यही तो कोर्ट का सबसे बड़ा खेल है कि कोर्ट इतना आसानी से आपका हर जवाब का सलूशन नहीं दे सकता, क्योंकि उसको हर एक मैटर को देखना पड़ता है। तो ये जो कोर्ट अलग अलग मैटर को सुनते हैं, दोनों पक्ष को देखते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग सिंपल वे में समझाया जाए तो क्या बोलेंगे सर, जुडिशियल प्रोसेस, है ना सर। तो जुडिशियल प्रोसेस, इतना सारा लोग, मतलब कुछ लोग तो ऑलरेडी कोर्ट में पहुंच चुके हैं, ठीक है, शायद वो पहुंच के बैठे अपना केस सुन रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग ऑलरेडी लाइन लगा के बाहर में खड़े हैं कि हमारा केस का कब लिया जाएगा, आप समझ रहे हो ना सर। तो जुडिशियल प्रोसेस जो होता है ना सर, ये बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो सर, जुडिशियल प्रोसेस में आप लोग लिखना, जुडिशियल प्रोसेस क्या है। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट थिंग कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। पॉइंट 2, सर कॉस्टली, यस सर, एक्सपेंसिव होते हैं ना, कॉस्टली होता है। कॉस्टली तीनों एंगल से, टाइम के लिए भी कॉस्टली, दूसरा एनर्जी भी बहुत देना पड़ता है ना, मैन पावर, दिमाग, सब कुछ लगता है। तीसरा मनी का बहुत खर्चा होता है, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सर, स्ट्रेस भी बहुत होता है, क्या पता क्या डिसीजन निकलेगा। तो एक तो जुडिशियल प्रोसेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा कॉस्टली है, तीसरा स्ट्रेसफुल भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है, ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है सर। तो कोर्ट नीड टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीडियर, क्योंकि कोर्ट जो ये अपना रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट प्रोसीडियर बनाते हैं। आफ्टर, उसके बाद वो क्या करता है, आफ्टर ऑल द एविडेंसेस, ठीक है, सारा का सारा एविडेंस देखेगा, और सारा एविडेंस देखने के बाद जब वो अपना डिसीजन सुनाते हैं, इसमें क्या होता है, 10 डिले जस्टिस, यस और नो। जस्टिस में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो, अरे है ना। तो ये जो लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना, इस लंबा चौड़ा प्रोसेस में कोर्ट में लोग लाइन लगाते हैं, लैक्स ऑफ केसेस पेंडिंग हैं। मैं जो आपको बोल रहा था कि मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो मीटिंग में मोदी जी क्यों रो पड़े थे, ठीक है, सुनने में ऐसा लगता है कि देश का प्राइम मिनिस्टर रो रहा है, नहीं, एक्चुअली रोने का बात नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, बट अगर मतलब सिचुएशन साथ नहीं देता ना तो इंसान को रोना आ जाता है। ये भी एक सिस्टम होता है सर, जो लोग इमोशनल्स होते हैं ना थोड़ा, ठीक है, जिनके मतलब एक सिंपल कहा जाए तो जिनका शरीर में कुछ इंसान का चमड़ा होता है ना, गंडे का चमड़ा अलग होता है सर, गेंडे के चमड़ा में जो लोगों को इमोशंस नहीं होता, किसी का कुछ भी हो जाए हमें क्या, ठीक है। लेकिन जब आपको पता होता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, बट फिर भी आप कुछ कर नहीं पाते, तो ऐसे सिचुएशंस में लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तो जो भी हो,
तो ऐसे ही पोजीशंस कई बार किसी किसी केस में क्रिएट हो जाते हैं। तो ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 इसी का एक सॉल्यूशंस लेके हमारे सामने आते हैं सर, जिसमें ये टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल प्रोसेस, कॉस्टली टाइम एनर्जी मनी का जो कॉस्टली एक्सपेंसिव प्रोसेस, स्ट्रेसफुल प्रोसेस, ठीक है, उसमें कोर्ट क्या करते हैं, अपना सारा स्ट्रिक्ट रूल्स प्रोसीजर फॉलो करेगा, एविडेंसेस देखेगा दोनों पक्ष का, ठीक है, आफ्टर ऑल एविडेंस, ठीक है, तो उसी के बाद वो डिसीजन सुनाते हैं, ठीक है। बस जस्टिस क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। और इस पूरा केसेस में, इस जो पूरा प्रोसेस जो चलता है, इस पूरा प्रोसेस में लिखो सर, बिकॉज entire burden of judicial system is on कोर्ट के ऊपर है ना सर, पूरा का पूरा बर्डन कोर्ट को संभालना पड़ता है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं। लॉट ऑफ बिजनेस डिसीजन, lot of business decisions may not be taken because of some pending commercial dispute, है ना। बिजनेस, जैसे अभी अमेजन रिलायंस और फ्यूचर का जो केस चल रहा है, अमेजन रिलायंस और फ्यूचर का जो केस चल रहा है, इसमें भी बिजनेस डिसीजंस लेने में देरी हो रहा है, लॉट ऑफ, और इसमें इकोनॉमी के लिए भी बहुत खराब बात है सर, ठीक है। इतना महीना हो गया सर, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, केस पेंडिंग चल रहा है। बिग बाजार भी अपने बिजनेस को, मॉडल को प्रॉपर वे में बना नहीं पा रहे हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका भी एक इनसिक्योरिटी फीलिंग आ रहा है। तो लॉट ऑफ बिजनेस डिसीजंस मे नॉट बी टेकन बिकॉज ऑफ सम पेंडिंग commercial dispute, which also impact growth of the economy. I hope now you can understand कि मैंने ऐसा क्यों बोला था आपको कि इकोनॉमी ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, which also impact growth of the economy, है ना। अब इसी मैटर पे और आगे बढ़ते हैं सर, इसी मैटर पे और आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने जितना मैंने अभी तक लिखाया? अरे ओके, अब मैटर को थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं। चलो जितना समय जाएगा डिटेल्स में ही जाएंगे। अच्छा, फिर से एक कोड बनाएंगे। अच्छा, और ज़्यादा मैं झमेला नहीं करूँगा, सिंपल वे में कोड बना दो भाई अपने अपने हिसाब से जैसा आपको आता है, ठीक है। तो कोर्ट में जैसे आपको पता है कि जज वगैरह होते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है, डिसीजंस देते हैं अलग अलग। कोर्ट के सामने हाजिर हैं हज़ारों लोग तानात में, हज़ारों लोग कोर्ट के सामने अपना डिसीजन सुनने के लिए या नए डिसीजंस पाने के लिए, केस फाइल करने के लिए पहुंच जाते हैं। एज यू ऑल नो दिस थिंग्स, ठीक है। ये जस्ट मैंने ह्यूमन बीइंग को बनाने का कोशिश किया। अब क्या है, कोर्ट डिस्प्यूट्स टू बी सॉल्व्ड। कोर्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है, डिस्प्यूट्स टू बी सॉल्व्ड, डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। तो क्या ये जो इतना सारा लोग अपने केसेस लेके आया है ना, तो ज़्यादातर क्या केसेस कॉमर्शियल लेवल में आ सकता है, पार्टनरशिप प्रॉब्लम, है ना। बड़ा पॉपुलर प्रॉब्लम है सर पार्टनरशिप का प्रॉब्लम, है ना। पार्टनरशिप बिजनेस में ना, स्टार्टिंग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तब दोस्तों के बीच में या जो भी पार्टनर्स बनते हैं बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहता है। समय के साथ साथ जैसे ही पैसा बनता जाता है ना बिजनेस में, पार्टनरशिप में भी ना डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आ जाते हैं। ज़्यादातर बिजनेस में मैंने तो यही देखा, जब बिजनेस अच्छा चलता है या फिर किसी कारण से बहुत दिन बाद बिजनेस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पार्टनर्स के बीच में दरार आ जाते हैं। अब डिस्प्यूट किसी ना किसी मुद्दे पे आ जाते हैं, तो उसका सोल्यूशन कौन करेगा? उसके लिए कोर्ट के पास पहुंच सकते हैं वो लोग,
ठीक है, लेकिन हमें कोई दूसरा रास्ता चूज करना है, जिसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बोला कि ऑल्टरनेट रास्ता है आर्बिट्रेशन, जो आपको इतना सारा केस में मैं समझा रहा था। पार्टनरशिप का केसेस लेके आ जाएगा, सिविल केस भी आ सकता है, ठीक है, ऑल सिविल मैटर्स। या फिर लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन केसेस भी बहुत आता है, जैसे कि ये बिल्डिंग वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह में प्रॉब्लम होता है ना, ये एक बहुत बड़ा फेमस केस था सर, दिल्ली का एक रियल एस्टेट कंपनी, क्या नाम है, अरे वो बिल्डिंग दे दिया था लेकिन बिल्डिंग में कुछ पैसा लेने के बाद भी बिल्डिंग टाइम पे नहीं दे पाया, ऐसा केसेस था ना। या फिर ब्रिज बनाने वाला केसेस, ब्रिज टूटने वाला केसेस, बहुत सारा ये सब केसेस चलता है। अम्रपाली ग्रुप का एक ऐसा प्रॉब्लम था, मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इंश्योरेंस प्रॉब्लम, हाँ सर, इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है उसी को लेके बहुत प्रॉब्लम होता है कि भाई हम प्रीमियम भरते हैं पर जब क्लेम की बात आता है तब मुश्किल, डिस्प्यूट्स। या फिर बिजनेस में एक बड़ा फेमस है टाइम बर्ड डेब्ट्स, हाँ सर, मतलब समय के बाद डेब्ट को वापस मिलेगा, जैसे मैं आपको लास्ट दिन एडमिनिस्ट्रेशन में भी समझा रहा था, टाइम बर्ड डेब्ट, आपका पैसा बाकी था, समय निकल गया, तो क्या जस्टिफिकेशन है फिर से पैसा क्लेम करने का या पाने का, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट कॉमर्शियल मैटर बिजनेस के सामने, मतलब कोर्ट के सामने आ सकता है सर, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कोर्ट के पास अगर समय नहीं बच रहा है तो क्या ये सब केसेस पेंडिंग ही रह जाएगा? अरे अगर कोर्ट इतना क्योंकि कोर्ट दूसरा केस का सुनवाई नहीं कर पा रहा है, तो इतना सारा जो रेगुलर बेसिस में रियल लाइफ में क्रिएट होता है प्रॉब्लम, इतना सारा बिजनेस रिलेटेड मैटर का क्या करे, कॉमर्शियल मैटर का क्या करे, सिविल मैटर का क्या करे? हाँ हाँ, क्रिमिनल मैटर के लिए थोड़ी ना बोल रहा है कि भाई आप आर्बिट्रेशन में कर लो अपने अंदर, हाँ नहीं, बट जो डे टू डे लाइफ में बिजनेस कॉमर्शियल सिविल मैटर्स होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ तो सोचना चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये सब चीजों पे थोड़ा ध्यान देना है। तो टू सॉल्व केसेस, अब इस केस को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे, चलो देखते हैं। टू सॉल्व केसेस क्विकली, need some alternate system, need some alternate system। अभी alternate system क्या है? to resolve the disputes, to resolve the disputes। and then come to the solution। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये जो कम टू द सोल्यूशन का बात जब मैं कर रहा हूँ ना, इसमें जिस प्रोसेस का नाम लिया जाता है, इसका नाम होता है सर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। प्यार से कहा जाता है एडीआर। सर एडीआर का एक दूसरा मतलब होता है, ये कैपिटल मार्केट में बहुत चर्चा होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, बट दिस इज नॉट एडीआर दैट एडीआर। हाँ, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट वाला एडीआर नहीं है रे बाबा, ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, ठीक है। अब अलग अलग टॉपिक में अलग अलग शॉर्ट फॉर्म कई बार मैच हो जाता है, सब शॉर्ट फॉर्म एक थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करने के टाइम पे थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसे इसको भी एडीआर कहते हैं सर ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ में। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हमें चाहिए। अच्छा, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का पर्पस क्या है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का पर्पस क्या है? लिख लो, पर्पस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑब्वियसली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, न्यू रेजोल्यूशंस लेना है। जिसमें क्या क्या मेन फैक्टर को ध्यान दिया जाता है? फर्स्ट थिंग, क्विक होना चाहिए, है ना। पॉइंट 2, इकोनॉमिकल होना चाहिए।
क्या रे, बात समझ में आ रहा है ना? पॉइंट 3, प्रोसीड्यूरल फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। अच्छा, ये क्विक और इकोनॉमिकल में, क्विक क्या है? आपका टाइम बचाएगा। क्विक में क्या होगा? आपका सेव करेगा, टाइम बचाएगा। इकोनॉमिकल में क्या है? मनी सेव करेगा। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देगा। ठीक है, कि आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। तो इसके लिए 4 मेथड का नाम रखा है प्रोसीड्यूरल फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये 3 मेन पर्पस है इसका। एक प्रोसीड्यूरल फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है क्विक, एंड दूसरा फर्स्ट क्विक, सेकंड इकोनॉमिकल, थर्ड प्रोसीड्यूरल फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये इसको ना 4 मेथड्स के थ्रू से सॉल्व करने का कोशिश किया जाता है। 4 मेथड होता है सर ये आर्बिट्रल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, एडीआर का 4 मेथड्स होता है। क्या क्या मेथड होता है सर? फटाफट लिखो। फर्स्ट, ये आप लोग जानते हो सर, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में कहानी बोल रहा था, 3 भाई के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। उसका, उन लोगों का 3 बहन भी है। बहन लोगों का बहुत दिन पहले शादी हो गया है। तो बहन लोगों का जो हस्बैंड है ना, वो फैमिली में जमाई बाबू कहते हैं हमारे सोसाइटीज़ में। तो ये जमाई बाबू या जीजू लोगों को बुलाया जाता है घर में। हाँ, तो घर में बुला के उन लोगों को सजेशन मांगा जाता है। बेसिकली वो क्या करते हैं, पहले तीनों पक्ष का सुनता है, तीनों भाई का जो भी प्रॉब्लम है सुनते हैं। फिर वो एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। क्या रे, करता है कि नहीं करता? बताना मुझे थोड़ा। अगर पंचायत भी बुलाते हो, अगर पंचायत भी बुलाते हो तो भी वो नेगोशिएट करेगा, है ना? कि भाई ठीक है, आपने अगर फर्स्ट फ्लोर ले लिया तो फिर दूसरे को बोलेगा ठीक है तब आप सेकंड फ्लोर ले लो। घर में 3 गाड़ी है तो एक को बोलेगा भाई अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो तो फिर दूसरे को कोई पैसा दे दो। डिफरेंट काइंड ऑफ सजेशन नेगोशिएशन के थ्रू से पहुंचा जा सकता है सर। ठीक है, ऐसे ये जैसे मैं नॉर्मल फैमिली डिस्प्यूट्स में बात किया जो सिविल प्रॉब्लम है, वैसा ही नेगोशिएशन का मैटर भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही बिजनेस रिलेटेड मैटर में भी नेगोशिएशन एक प्रोसेस है। मीडिएशन, ठीक है, कोई आएगा बीच में, मीडिएटर के तौर पे बात करेगा। ठीक है, मीडिएशन का काम करेगा। तीसरा ऑब्वियसली आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेशन, एंड फोर्थ पॉइंट में कंसीलिएशन। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सुधारेगा, ये मेन टारगेट है। नेगोशिएट करके, मीडिएशन करके, आर्बिट्रेशन करके, कंसिलिएशन करके ये पूरा एडीआर प्रोसेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लिख लिया जितना मैंने लिखाया? नेक्स्ट लिखिएगा सर, एक एग्जाम्पल फॉर्म करते हैं। चलो, लिखना तो है ही, एक एग्जाम्पल फॉर्म करके लिखते हैं। चलो मान के चलते हैं 2 बंदा है जिनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। पार्टनर है, ठीक है, बंदा पार्टनर है। ठीक है, एक का नाम बना दो एक्स, दूसरे का नाम बना दो वाई। ठीक है, एक्स वाई के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ है सर। पार्टनरशिप में डिस्प्यूट बड़ा कॉमन है सर, बड़ा ही कॉमन डिस्प्यूट है। वो बोलता है तुम पैसा मारते हो, वो बोलता है तुम पैसा मारते हो। वो बोलता है तुम हिसाब नहीं देते, वो बोलते हैं तुम हिसाब नहीं देते। जानते हैं सर आप लोग पार्टनरशिप का प्रॉब्लम? हाँ, पार्टनरशिप अगर जम गया ना तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पार्टनरशिप अगर जमा नहीं ना तो दुनिया में हर चीज में मतलब टूट जाता है सर, वो कुछ भी हो जाए। तो इनके बीच में क्या हो गया? डिस्प्यूट। एक्स एंड वाई के बीच में क्या हो गया सर? डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट। ठीक है, एक एक्स बना लेते हैं, चलो ये एक्स है, और ये इधर हमारा वाई है। ठीक है, नाच रहा है, नाचने दो, बट डिस्प्यूट होके नाच रहा है अभी। हाँ, सॉल्व नहीं हुआ। एक्स और वाई के बीच में हो गया डिस्प्यूट। एक्स वाई कौन है सर? सर एक्स वाई पार्टनर है, पार्टनर। ठीक है, दे आर पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप में डिस्प्यूट है, अब इसके लिए सोल्यूशन ढूंढना है।
अब जब डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए न्यू रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। ये रिजोल्यूशन कौन करेगा? हाँ सर, रिजोल्यूशन कौन करेगा? जो तथा मेरे को स्टार्टिंग में बोला था सर, कोई थर्ड पर्सन का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। हाँ तथा यही बताना चाह रहा था ना तू, डिस्प्यूट के लिए। है सर, आउटसाइडर। यस, अपॉइंटमेंट ऑफ थर्ड पर्सन, जो एकदम आउटसाइडर होता है सर। ऐसा किसी के फेवर में कोई नहीं बात कर पाएगा, ठीक है, एकदम आउटसाइडर, न्यूट्रल बंदा होना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट मैच में रेफरी होता है, सॉरी क्रिकेट में रेफरी, हाँ क्रिकेट में रेफरी होता है, बट क्रिकेट में अंपायर का नाम ज़्यादा आता है। फुटबॉल में रेफरी होता है, हम लोग देखे हैं मैच के अंदर रेफरी। हाँ रे, आप लोग तो सब फुटबॉल लवर भी हो, क्रिकेट लवर भी हो, जानते हो ना, वो थर्ड पार्टी है ना दोनों टीम के बीच में। क्या रे, है दादा। दो क्रिकेट टीम खेल रहा है, क्रिकेट टीम के बीच में अंपायर कौन है? थर्ड पर्सन। नहीं तो क्या है ना, हम लोग लड़ाई लग जाते हैं सर। मुझे तो पूरा बचपन याद है, ऐसा भी होता था, विकेट वगैरह फेंक के मार देते थे। नॉर्मली छोटा मोटा लेवल में क्या होता है, जैसे मानो एक क्रिकेट टीम है ए, दूसरा क्रिकेट टीम है बी। अब ए टीम और बी टीम, नॉर्मली हम लोगों का जो लोकल गली क्रिकेट होता है ना सर, गली क्रिकेट हो या गांव पाड़ा का क्रिकेट हो, ठीक है, मेरे को गली क्रिकेट का इतना नॉलेज नहीं है बिकॉज मेरा पैदा इस गांव में हुआ है, तो हम लोग गली नहीं बोलेंगे, मैदान में ही खेलते थे। और हमारे वहाँ पर गांव का क्रिकेट है बेसिकली। तो ए टीम बी टीम है। अब जब ए टीम बैटिंग करता है, अब ध्यान से सुनना सर, जब ए टीम बैटिंग करता है तो ए टीम का ही कोई बंदा अंपायरिंग करता है। क्या मैं सही बोला सर? नॉर्मल डे टू डे मैच में ऐसे देखा जाता है। अब बी टीम तो फील्डिंग कर रहा है ना, बी तो फील्डिंग टीम है। अब यहाँ से अंपायर कहाँ से मिलेगा, बिकॉज उनका तो सारा प्लेयर को फील्डिंग करना पड़ेगा। तो ए टीम का जो बैटिंग टीम है ना, वो बैठते हैं, क्योंकि वो उसका पूरा बैटिंग कंप्लीट होगा तभी ना। तो जो बैटिंग टीम है उसी से कोई ना कोई अंपायरिंग करने के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग, प्लीज टेल मी। है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, अब ए टीम से ही अगर कोई अंपायरिंग करने आएगा, हाँ, तो वो अपने टीम के फेवर में जाएगा कि अगेंस्ट में जाएगा? तो यहाँ पर अंपायर, यहाँ पर अंपायर थर्ड पर्सन तो बना नहीं सर, है ना, ये तो अपने ही बीच में अंपायर बना लिया। लेकिन अंपायर को होना चाहिए थर्ड पार्टी अंपायर होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए। तो आप ऐसे किसी को भी आर्बिट्रेटर के तौर पे नहीं यूज कर सकते जो आपके बीच से ही कोई हो, बिकॉज वो कभी भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं ला सकते। बैट का काना खाएगा, बैट का एज होता है ना सर, एज में लग के बॉल कीपर के पास जाता है, तो ज्यादातर केस में जो बैटिंग टीम के अंपायर होते हैं ना, वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं कैच नहीं है, बैट में नहीं लगा। हाँ, और ऐसे रूल पे लिखा हुआ है ना बड़े बड़े क्रिकेट में कि अंपायर का जो डिसीजन है वही सबसे फाइनल माना जाएगा, ठीक है। तो इसी मुद्दे को लेके अब फील्डिंग, अब कई बार तो ऐसे होते हैं कि मैच कंप्लीट ही नहीं होता, मारपीट होके खेला खत्म। हाँ, ऐसा होता है सर। हाँ नहीं, मेरा तो काफी एक्सपीरियंस है कि खेल खत्म, मतलब खेल हुआ ही नहीं, मारपीट ही ज्यादा हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप ऐसे किसी को अंपायर बनाओ या ऐसे किसी को थर्ड पर्सन बनाओ जो सोल्यूशन करेगा, वो आपके बीच का कोई नहीं होगा, जो न्यूट्रल होना। ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट जब खेलते थे तब मुझे पता है, तब न्यूट्रल अंपायर आता था, उसको किसी भी टीम से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसको अपने डिसीजन से मतलब है, वो किसी के टीम के फेवर में मतलब कोई इंटरेस्ट या किसी भी तरह का मैनिपुलेशन तो वो नहीं कर सकता या करेगा नहीं। ओके, वो आगे मैं बताता हूँ आपको। और तो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अपॉइंट ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये पूरा खेल को थोड़ा समझते हैं। तो ये जो भी डिसीजंस बताएगा ना, कौन, ये जो आर्बिट्रेटर, ठीक है, ये आर्बिट्रेटर क्या सोचते हैं, मतलब एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा केस को और थोड़ा सा समझते हैं सर। ये जो पार्टनर्स है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ये पार्टनर्स चाहते हैं कि ये इनके बीच में प्रॉब्लम हो गया है, तो ये थर्ड पार्टी अपॉइंट करेगा। लेकिन ये थर्ड पार्टी तभी अपॉइंट करेगा जब ये सोच रहे हैं कि हमें कोर्ट में नहीं जाना है, ठीक है। जब ये क्या सोच रहे हैं, पार्टनर्स सोच रहे हैं कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अब बात को समझना, डू नॉट
don't refer their dispute in court of law. I hope you understand. X and Y ये जो दो बंदा है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों पार्टनर है, बट दे डोंट रेफर देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ये लोग कोर्ट ऑफ लॉ में अपना डिस्प्यूट्स को पहुंचाना नहीं चाहते सर, ठीक है. तो अगर ये लोग कोर्ट ऑफ लॉ में बात को पहुंचाना नहीं चाहते हैं, तो अगर कोर्ट में बात नहीं पहुंचेगा तो फिर बात को सोल्यूशन कहाँ करेंगे? तभी आ जाता है पिक्चर में कौन? जब कोर्ट में बात नहीं जाएगा तो थर्ड पर्सन को अपॉइंट करके आर्बिट्रेटर बना के काम करेंगे. और जो भी डिसीजंस मेकिंग होगा ना, सॉरी डिसीजन नहीं, जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट बनेगा, ये सब इनके बीच में एग्रीमेंट बनेगा. एक्स और वाई पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है. तो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट का क्या बनता है? देखो केस को समझो सर. एग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए, ठीक है. एग्रीमेंट इन राइटिंग में एक सेपरेट एडिशनल एडीआर, मतलब बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस का जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है. एडीआर के बारे में बताया ना, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है. एक सेपरेट एडीआर के हिसाब से आप लोग, मतलब वो लोग पार्टनर्स के बीच में डिसीजंस ले रहा है कि हम लोग सेपरेट एडीआर के थ्रू से काम करेंगे. और यह भी बात वो लोग कर सकते हैं कि आर्बिट्रेशन क्लॉज इन पार्टनरशिप एडीआर, ठीक है. मतलब वो आर्बिट्रेशन क्लॉज को यूज करके पार्टनरशिप, तो एज पर लॉ भी चल सकता है, सेपरेट एडीआर का यूज भी जरूरत पड़ने से कर सकता है. तो डिफरेंट एग्रीमेंट बना के राइटिंग में ये लोग चल रहा है. तभी करेगा जब कोर्ट में नहीं जाना इनको. डोंट रेफर देयर डिस्प्यूट इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है. अब ये तो बस एक मतलब सिनारियो आप लोगों के सामने मैंने जस्ट क्रिएट किया और कुछ नहीं. इस पॉइंट में मेरा और कोई मुद्दा नहीं है, जस्ट अ सिनारियो, ठीक है. अब ये एक सिनारियो था. अब सिनारियो में दूसरा सिनारियो दिखाते हैं आपको. अब मानो कि इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया और वो आर्बिट्रेटर को सामने ला दिए. अब वो कैसा कैसा आर्बिट्रेटर बना सकता है उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो. सर मैं थोड़ा सा आर्बिट्रेटर ड्रॉ करना चाहता हूँ, क्या मैं ड्रॉ कर पाऊँगा? जैसे मेरा ड्राइंग बहुत सुंदर है ना, मैं इसीलिए थोड़ा चिंता में पड़ जाता हूँ. ऐसा आई तो शायद मतलब भगवान भी नहीं बना होगा किसी के लिए. अरे वाह, टाई वगैरह बना दो थोड़ा सा आर्बिट्रेटर का. हंसना है जितना हंस लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आर्बिट्रेटर है, ठीक है. रोशनी हंसी बच्चे तो हमारा ड्राइंग देखे, लेकिन तुम अपने हिसाब से अपने हिसाब से ड्रॉ कर लो सर. ये आर्बिट्रेटर है, ठीक है. अरे भाई इतना सुंदर करके मेरे से नहीं होता है जल्दी में. आपको जैसा मर्जी बना लो, ठीक है. ये आर्बिट्रेटर है, आपके सामने आया है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएगा. अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका झगड़ा झगड़ा चूल बना देते हैं, बाल बना देते हैं. आप थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ऐसे होता है ना सर, वो ब्रिटिश टाइप का लॉयर्स वगैरह. हाँ थोड़ा सा. अरे वाह गजब आर्बिट्रेटर बन गया. सर और कुछ मत करो, तो ठीक है. चलो कहाँ चला गया मेरा लिखने का जगह. अभी आर्बिट्रेटर आपको इस्तेमाल करना है. अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, आप इवन आर्बिट्रेटर नहीं ज्वाइन करा सकते, आपको अनइवन आर्बिट्रेटर ही देना पड़ेगा. मतलब क्या मुझे बता सकते हो अनइवन आर्बिट्रेटर क्यों? मतलब या तो एक जन आर्बिट्रेटर लगाओ या 3 या 5, इस तरह का. इवन नहीं हो सकता. ऐसा क्यों बोला सर? স্যার দুজনের ডিসিশনটা যদি আলাদা আলাদা আসে তাহলে আরেকজনকে দিয়ে সেটাকে ম্যাচ করানো হয়. थैंक यू दादा, वेरी गुड सर. अनइवन आर्बिट्रेटर चाहिए, बिकॉज दो मुद्दे पे अगर एक जन यस बोला दूसरा जन ना बोला, तब केस का सोल्यूशन नहीं बनेगा ना. तो आपको कहीं ना कहीं मेजोरिटी चाहिए. यस और नो? आपको कहीं ना कहीं मेजोरिटी चाहिए. तो या तो आप सोल आर्बिट्रेटर यूज करो, ठीक है. सोल आर्बिट्रेटर मतलब एक जन आर्बिट्रेटर के तौर पे,
या फिर और आप ऐसा कर सकते हो, एक के जगह 3 आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों डांस करते हुए आ गया। ऐसा आर्बिट्रेटर डांस नहीं करते, काफ़ी सीरियस प्रोफेशन है। इनको क्या बोलेंगे सर? पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। ठीक है, आप थोड़ा लॉयर टाइप का बना लो सर, अगर आपके अंदर लॉयर टाइप का मतलब है ना ड्राइंग सिस्टम, तो आप ऐसे करके बना लो सर। तो ये पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर कहेंगे, या तो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर या तो सोल आर्बिट्रेटर। अब जो करना है आपके ऊपर है, पैनल बनाओ, सोल बनाओ, आप देखो, आपका कॉन्सेप्ट है, आपको जैसा ज़रूरत है। सोल आर्बिट्रेटर हो या पैनल आर्बिट्रेटर, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आपका, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल। ठीक है, आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल, चाहे वो सिंगल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है सर बात? बोलो। अब आपके मन में हाँ, चल रहा सर। होगा कि ये आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कौन कर सकता है? सर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है, अपॉइंटमेंट इज डन बाय पार्टीज टू डिस्प्यूट। हाँ, obvious बात है, इसमें और क्या, कॉमन सेंस ही लगा लो। यहाँ पर जो लोगों के बीच में डिस्प्यूट थे वही ना अपॉइंट करेगा, और कौन अपॉइंट करेगा? लेकिन सर कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है। अच्छा, अपॉइंटमेंट इज डन बाय, नॉर्मली क्या है कि जो जिनका डिस्प्यूट है वही अपॉइंट करेगा। अच्छा, जज कौन बनेगा? जज ऑफ पार्टीज ओन चॉइस, मतलब जो लोग डिस्प्यूट्स लेके जा रहा है वो अपने मर्जी से जज भी अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंटमेंट इज डन बाय पार्टीज टू डिस्प्यूट्स, आर्बिट्रेटर्स को वही अपॉइंट करेगा, एंड जज ऑफ पार्टीज ओन चॉइस, अपने चॉइस में जज भी बना सकता है वो। ठीक है, ये एग्रीमेंट बना के ही वो लोग काम करते हैं सर। इतना लिख लिया तो मुझे बताइएगा। স্যার গভর্নমেন্টও তো অনেক সময় আর্বিট্রেটর অ্যাপয়েন্ট করে। वही तो मैं बोला ना, कोर्ट भी कर सकता है गवर्नमेंट के कहने पे। नॉर्मल लेवल में जब डिस्प्यूट्स, नॉर्मल सिनेरियो में जो वो जिनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं वो अपने हिसाब से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी। ठीक है, वो जज ऑफ पार्टीज भी डिसाइड कर सकते हैं, जज मतलब पार्टी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कौन जज बनेगा। ठीक है, और आर्बिट्रेटर कौन बनेगा वो डिसीजंस लेके कर सकता है। आगे आगे और भी चर्चा करूँगा क्वेश्चन आंसर जब करूँगा, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट के लिए इतना समझो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मुझे बताना चाहिए आपको। लिखिए सर एक पॉइंट, मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ arbitration clause does not bar, does not bar, bar मतलब रोक लगाना। हाँ सर, does not bar jurisdiction of civil courts। ठीक है, मतलब क्या है ये पॉइंट समझिएगा। मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज डज नॉट बार जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, मतलब आपने क्योंकि पार्टीज ने ये डिसीजंस लिया कि हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टीज ने ऐसा डिसाइड किया,
कि या तो मैं सोल आर्बिट्रेटर लगा दूं या फिर मैं पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर लगा दूं, तो शायद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व अभी हो जाएगा। लेकिन हो भी तो सकता है ना कि आपने जो आर्बिट्रेटर जिनको चूज किया, ठीक है, या फिर अगर आपने जो भी जज या जो भी चूज किया, चाहे आप चूज करो, आपने मतलब जो पार्टीज है वो डिसाइड करके ज्वाइन करा या फिर कोर्ट के थ्रू से डिसाइड होकर आर्बिट्रेशन आए, लेकिन क्या कोर्ट का रास्ता खुला नहीं रहेगा? नहीं, कोर्ट का रास्ता ओपन रहेगा सर। सिविल कोर्ट का रास्ता ओपन होगा, डज नॉट बार जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। आप अगर आपको मतलब पार्टीज में किसी को भी, ठीक है, किसी भी पार्टीज को अगर ऐसा लगता है जैसे एक्स वाई के बीच में प्रॉब्लम है, अगर एक्स को लगता है कि आर्बिट्रेशन के थ्रू से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे आप लोग देखा ना फ्यूचर रिटेल को लग रहा है कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन के थ्रू से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए वो दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से अपील किया, तो आपके पास ये अपील ठोकने का या अपील करने का जगह है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस जुरिस्डिक्शन का केस है उसी जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे नॉर्मली कंपनीज जहां पर लिस्टेड है या फिर केस जहां का मुद्दा है उस एक जुरिस्डिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, दिल्ली हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट, डिपेंड करता है, ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिजनेस का क्या ऑफिशियल मैटर है, कहाँ उसका ऑफिस है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका ये केस किधर जाएगा, ठीक है। तो आप उसी जुरिस्डिक्शन का जो सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उस पर आप जरूर फिर से अपील कर सकते हो, ठीक। जिस तरह से आप देखा बिग बाजार के केस, फ्यूचर रिटेल के केस में, मैं एकदम स्टार्टिंग में ही इसीलिए आपको केस बताया जो रियल में चल रहा है। अच्छा, यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ क्या? बोलो सर। क्या रे, क्लियर है कि नहीं? ओके, चलो आप देखते हैं आर्बिट्रेटर्स के बारे में, ये आर्बिट्रेटर क्या करते हैं, ठीक है। चलो एक आर्बिट्रेटर बना लो अपने हिसाब से, आप लोगों का ड्राइंग अच्छा है, ठीक है। जस्ट ड्रॉ आर्बिट्रेटर। अच्छा, ये नाक इतना नीचे नहीं आना चाहिए ना, इसीलिए देखने में ये लोग कैसे कैसे ये हो जाता है। नाक को बीच में दे देते हैं, यहाँ पर होंठ को दे देते हैं, बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ से एक हाथ निकाल दो, ठीक है, यहाँ से बॉडी पार्ट्स को थोड़ा सा सामने कर देते हैं, यहाँ टाई वगैरह बना देते हैं, वाह बढ़िया हो गया। और यहाँ बाल बना दो, अरे वाह, अब ड्राइंग सही हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई आर्बिट्रेटर है। सर जबरदस्ती अपना तारीफ करना बंद करो और चलो लिखाओ। ओके ओके, अच्छा आर्बिट्रेटर्स लिखिएगा सर, एक्स और वाई, हमारे पास दोनों पार्टी है ना सर, एक्स वाई, बीच में आ गया कौन? आर्बिट्रेटर, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में कौन है? आर्बिट्रेटर। अब ये आर्बिट्रेटर जो है बंदा हमारा, ये क्या क्या कर सकता है, थोड़ा लिखिएगा। शैल गिव हिज कंसेंट to act as an arbitrator, ठीक है। मतलब देखो, पार्टीज तो डिसाइड कर लेते कि हम लोग आर्बिट्रेशन करेंगे, भाई आप जिसको आर्बिट्रेटर बनाना चाहते हो उसे भी तो उसका भी तो कंसेंट चाहिए ना, तो बिना आर्बिट्रेटर का कंसेंट का तो आप नहीं कर सकते। आर्बिट्रेटर को जाके बोला भाई क्या करोगे, नॉर्मल केस में जिनको थोड़ा सा समझ हो केस का, ठीक है, जो लॉयर्स टाइप में कोई हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप में कोई हो, एनीवन जिसको प्रॉब्लम समझ आएगा, ऐसे ही किसी को आप आर्बिट्रेटर बनाओगे, ना समझ को बना के आपका क्या फायदा है ना। अच्छा, दूसरा मस्ट बी, देखिए थोड़ा सा, मस्ट बी इंटरेस्टेड, मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड, जैसे मैं आपको बोला ना अंपेयर जैसा होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड इन द केस एंड इम्पार्शियल होना चाहिए, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। आर्बिट्रेटर पार्शियलिटी क्यों करेगा? हाँ भाई, आप तो पार्शियलिटी नहीं कर सकते। और एक पॉइंट सर लिखिएगा, his decision is binding on the parties, is binding on the
पार्टीज। मतलब बात कुछ ऐसा हो गया ना सर, तो जैसे मैं आपको बोला कि क्रिकेट फुटबॉल के मैच में हम लोग बचपन में, मुझे पूरा याद है, ऐसे बोलते थे कि कॉमिटी ऐसे होता था ना टूर्नामेंट का, तो बोलता था कि मैच के अंदर जो भी डिसीजन होगा ड्यूरिंग द मैच अंपायर सिद्धांतो चूड़ांतो, ऐसे बोलता था। हाँ, मतलब वट एवर अंपायर और रेफरी चूज करेगा या बोलेगा, ठीक है, फुटबॉल मैच में जैसे किसको येलो कार्ड कब दिखाएगा नहीं दिखेगा, अब ये सब बातों को लेके बहस नहीं करना है, जो डिसीजन वो बताएगा ऑन दैट टाइम वो मानना पड़ेगा, ठीक है। अब क्रिकेट फुटबॉल में तो यही होता है, बट बिजनेस ये सिनारियो में आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप कोर्ट में जा सकते हो। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट आर्बिट्रेटर का क्या खेल हो गया, शैल गिव हिज कंसेंट टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर, मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए एंड इम्पार्शियल होना चाहिए, एंड हिज डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन दी पार्टीज, ठीक है। इम्पार्शियल के तौर पे यहाँ पर आप लिख के रख सकते हो, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि भाई बंदा जो है ना लाइक अंपायर रेफरी जैसा होना चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक अंपायर रेफरी टाइप्स एटसेट्रा, एग्जांपल इम्पार्शियल एकदम। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा। यहाँ तक हो गया तो बताइएगा मुझे। लिख लिए रे? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए, उसी के नीचे एरो खींच के, एनी इंटरेस्ट ऑफ arbitrator in any of the parties। अगर आर्बिट्रेटर का किसी भी पार्टी पे किसी भी तरह का अगर इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है, मतलब वो क्या हो जाएगा ना, तो मैटर पार्शियल लेवल में आ जाता है। अगर किसी का किसी भी तरह का मतलब आर्बिट्रेटर का किसी भी तरह का इंटरेस्ट है किसी पार्टीज में, तो ये क्लियर कट हो जाना चाहिए। तो ऐसा केस में दो कंडीशन आ सकता है, दो पॉइंट क्रिएट हो सकता है। इफ ही रिवील्स, मतलब कि उसने रिवील कर दिया, इफ ही रिवील्स हिज इंटरेस्ट, ये केस हो सकता है। या फिर दूसरा एक केस हो सकता है, इफ ही कंसील हिज इंटरेस्ट, मतलब छुपा रहा है। या तो रिवील करेगा या तो कंसील करेगा। इसमें लिखिएगा, पार्टीज विल डिसाइड, parties will decide whether the dispute should be referred to him or not। Parties will decide whether the dispute should be referred to him or not, है ना। बिकॉज उसने इंटरेस्ट के बारे में रिवील कर दिया, उसके बाद सोचेगा कि भाई मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरा ये आग्रह है किसी भी पार्टी पे। तो अगर उसके बाद भी पार्टी सोचते कि हाँ ठीक है भाई इसको रेफर कर सकते हैं तो करो, अगर नहीं करना चाहिए तो मत करो, दूसरा आर्बिट्रेटर ढूंढो। लेकिन अगर उसने छुपाया तो सिंपल बात है सर, कॉमन सेंस क्या कहता है, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, है ना। क्या रे, तुम्हारा किसी की पार्टी की तरफ कोई इंटरेस्ट था, तुमने मतलब तुमने छुपाया क्यों, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। बोलो सर, यहां तक बात क्लियर हुआ? क्लियर है तो मुझे बताइएगा, हाँ ना जो भी है। लिख लिया कि नहीं? हेलो, ओके, आगे बढ़ते हैं सर। अब धीरे धीरे पॉइंट को कंक्लूजन की तरफ खींच रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट मैटर समझ ही गए हैं। फिर से आर्बिट्रेटर को ड्रॉ कर लो।
फिर से अपना आर्बिट्रेटर बंदा जाग गया, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेगा। क्या करेगा? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, किसी का भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान चीज होता है क्या? जस्ट मुझे एक बार बताओ, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी भी लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा को सॉल्व करना, इज दिस अ वेरी इजी थिंग? हाँ ना सर, दादा। है ना? मुझे तो लगता है कि दुनिया का सबसे कठिन काम यही होता है। हाँ, दुनिया का सबसे कठिन यही होता है सर। अगर लोग सॉल्यूशन समझ लेता ना, या समझ जाता, या सॉल्यूशन सही भी दे देता, तो मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप मतलब फैमिली मैटर्स भी देख लो, या फिर अगर आप इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे भी देख लो, बड़े बड़े मुद्दे क्रिएट होते हैं सर। हाँ, बड़े बड़े मुद्दे क्रिएट होते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, अगर मैं आपको इंडिया का ही बात करूं, हमारे देश का, आप लोगों को पता है, जैसे ही हमारा देश का जो 47 का पार्टीशन है, हाँ, पार्टीशन का सोल्यूशन निकाला गया। क्या निकाला गया? कि देश को 3 हिस्से में बांट दो। ये सोल्यूशन निकाला गया था हमारे देश का, कि हमारे देश को ऐसे करके बांट दिया, एक पार्ट बना दिया, यहाँ पर एक टुकड़ा कहाँ से खोद दिया, ठीक है, गोली मार के, ठीक है, यहाँ पर एक हिस्सा को अलग कर दिया, ठीक है। मैं 47 का बात कर रहा हूँ। ऐसे वर्ल्ड वाइड और भी प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट इन इंडिया। रशिया कितना बड़ा था, उसको काट कूट करके छोटा छोटा कर दिया, ठीक है। ऐसे रिसेंटली एक प्रॉब्लम चल रहा है, आई डोंट नो आप लोगों को खबर है कि नहीं, कजाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जानते हो आप लोग सर? हाँ, कजाकिस्तान में, ये रशिया का पुराना एक, मतलब पहले रशिया का ही पार्ट हुआ करता था सर ये कजाकिस्तान, बट ये जब से सोवियत यूनियन अलग हो गया उसके बाद ये सब बहुत सारा छोटा छोटा कंट्री बन गया। तो ये कजाकिस्तान में रिसेंटली एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रॉब्लम बोल सकते हो, गवर्नमेंट का भी कुछ प्रॉब्लम है, सिविल वॉर टाइप का बन गया है, डिफरेंट ओपिनियंस को लेके, ठीक है। इवन कुछ जात बिरादरी इस तरह का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है, एक अलग ही मुद्दा बन गया है कजाकिस्तान में, सिविल वॉर सिचुएशन जैसा हो गया, ठीक है। रशिया मैटर को सॉल्व करने के लिए आर्मी भी भेजा है। क्या आप लोगों को कोई खबर है कजाकिस्तान के बारे में? अरे হ্যাঁ স্যার। কি হয়েছে, কেসটা জানিস? স্যার অ্যাকচুয়ালি ওখানে ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন নিয়ে একটা ঝামেলা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তারপর তো পুরোটাই ছড়িয়ে গেছে, বিভিন্ন লোকের একটা হস্তক্ষেপে বিভিন্ন রকম ভাবে ছড়িয়ে গেছে চারদিক থেকে। देखो ऑलरेडी 160 जन मर गया, रशिया लीड ट्रूप्स, ये देखो रशिया ऑलरेडी वहाँ पर अपना आर्मी भेजा है, ये इज वाई कजाकिस्तान इज ऑन द बॉयल। The government and information portal on Sunday said that 164 people had been killed in the riots। राइट छिड़ गया सर, बोला ना आपको, जात पात को लेके भी प्रॉब्लम हो गया। लार्जेस्ट सिटी Almaty which saw some of the fiercest clashes between protesters and security forces। ठीक है, वैसे तो कजाकिस्तान का मतलब नेचुरल रिसोर्स से भरमार है सर, वर्ल्ड का यूरेनियम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में इसी के पास सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है, इसके पास वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट प्रोबेबली ऑयल रिजर्वर है, ठीक है। बहुत सारे कोल का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ये। तो कुछ मैटर आ गया इनका, कभी बात करेंगे। तो डिस्प्यूट सर, बहुत सारे डिस्प्यूट सर, मैं आपको अभी कजाकिस्तान का डिटेल्स में नहीं जा सकता, आप लोगों को बस इसलिए बोला क्योंकि रिसेंट ट्रेंड में चल रहा है, आप चाहो तो खोज खबर लगाओ, जानो कजाकिस्तान में क्या चल रहा है। इंडिया का प्रॉब्लम तो आप लोग जानते ही हो। तो देयर आर वेराइटीज ऑफ मैटर, इवन इंडिया में रिसेंटली फार्म बिल को लेके क्या डिस्प्यूट हुआ सर, हाँ, सोल्यूशन नहीं बना। इवन उस दिन प्रधानमंत्री पंजाब विजिट कर रहे थे, फिर से प्रोटेस्टर लोग प्रधानमंत्री के कन्वे में हमें अटैक कर दिया, समझ रहे हो ना सर? मतलब डिस्प्यूट तो डिस्प्यूट भरा पड़ा है, कौन किसको समझाए, हाँ, मतलब क्या बताऊँ आपको मैं। ठीक है, बताने का ज़रूरत नहीं है, चलो देखते हैं आगे। कहाँ चला गया मेरा नोट्स, कहाँ चला गया? ओ ये बीच में आ जाता है, बीच बीच में। रुक जाए एक मिनट, एक मिनट सर रुक जाओ, ये प्रेजेंटिंग पॉइंट यहाँ से हटना ज़रूरी है। अब गया, यस, तो प्लीज़ फटाफट लिख लो।
फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रैशनल होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब रैशनल डिसीजन लेना पड़ता है, रैशनल प्रोसेस है किसी का डिस्प्यूट सॉल्व करना, बिकॉज इसमें आपको दोनों पक्ष का सुनना पड़ता है, इसीलिए मैं बात कर रहा था। क्लेमेंट, जैसे कि हमारे केस में मानो एक्स और दूसरे साइड में मानते हैं रेस्पोंडेंट, ठीक है। केस में हमेशा एक क्लेमेंट होता है जो क्लेम करते हैं और एक रिस्पॉन्स करते हैं रेस्पोंडेंट, जैसे कि मान के चलते हैं वाई, तो इन दोनों के बीच में हो गया डिस्प्यूट, ठीक है। अब जो क्लेमेंट है और जो रेस्पोंडेंट है, दोनों का केस क्या है, एक चीज तो कॉमन है सर, अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलना चाहिए सुनाने का, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट है ना, दोनों पक्ष का सुनना तो पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट किसका, क्लेमेंट का, जो दावी कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम लेके आया है, एंड टू प्रेजेंट देयर केस, एंड टू प्रेजेंट देयर केस, क्या केस है, मुद्दा क्या है बताओ, जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से प्रेजेंट देयर केस। अच्छा, उसके साथ साथ उसको ये भी बोलना पड़ता है, भाई एविडेंस भी दो जो भी आप बोल रहे हो, है ना। ऐसे बोलने से थोड़ी होता है आलो पथड़ी कुछ भी बोल दोगे, एविडेंस भी लाओ और साथ में आर्ग्यू भी कर लो अपना कि आपका राय क्या है, अपना आर्ग्यूमेंट भी दे देना। तो इनका भी सुनना पड़ेगा, एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट। सिमिलरली आपको इसका भी करना पड़ेगा, रेस्पोंडेंट का भी, रेस्पोंडेंट को भी सुनना पड़ेगा, जैसे कि हमारे केस में वाई, इसे भी अपॉर्चुनिटी दे दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, एंड टू प्रेजेंट देयर केस। मतलब बेसिकली जो आर्बिट्रेटर होगा दोनों का सुनना पड़ेगा, प्रेजेंट देयर केस। अब इसी साथ जोड़ लो, इसे भी एविडेंस लाना पड़ेगा, जो भी अगर रिस्पॉन्स में कुछ भी कहना चाहेगा उसके लिए उसको भी एविडेंस देना पड़ता है, और जैसे कोर्ट में होता है सेम टू सेम केस, साथ में आर्गुमेंट्स भी सुन लो। अब दोनों पक्ष का सुनने के बाद आर्बिट्रेटर को क्या करना पड़ेगा सर, आर्बिट्रेटर को डिस्प्यूट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आर्बिट्रेटर क्या करेगा, बीच में आ गया बंदा, पॉइंट ऑफ इशू, उसको समझ में आएगा पॉइंट ऑफ इशू क्या है, फिर वो रिजॉल्व करने के लिए तत्पर हो जाएगा। ओके, बोलो सर। फिर ये सब तो देखेगा वो, फिर वो एनालिसिस भी करेगा, है ना। दोनों पक्ष का सुनने के बाद, ये देखो रेस्पोंडेंट का भी सुना, इसका भी सुना, फिर दोनों को सुनने के बाद वो अपना एनालिसिस भी चालू कर देगा, दोनों तरफ का सुन लेगा और फिर एनालिसिस देना चालू कर देगा। तो इसका एनालिसिस का क्या खेल है, एनालिसिस में वो क्या अप्लाई करेगा, अप्लाई लॉजिकल रीजन, ओके, अप्लाई लॉजिकल रीजंस, फिर मेकर्स ऑफ डिसीजंस, अब जो भी डिसीजंस होगा ना, इसको क्या कहा जाता है जानते हो सर, हाँ सर क्या बोलते हैं, जो भी डिसीजन होता है इनका, नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड, जान लो सर, नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड। लिखाता हूं सर, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है, आगे लिखिएगा थोड़ा। आर्बिट्रल अवार्ड, इंक्लूड इंटरिम अवार्ड, ये भी किसी किसी कंट्री में फॉलो होता है, बीच बीच में भी कुछ इंटरिम अवार्ड भी दिया जाता है, मतलब बीच में कुछ फैसला सुनाया गया,
फिर उसको थोड़ा कुछ दिन तक देखा गया, उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं हुआ फिर फाइनल डिसीजन सुनाया जाएगा, ठीक है। इंक्लूड इंटरिम, ठीक है। तो अवार्ड का मतलब बेसिकली डिसीजन सुनाते हैं, समझ रहे हो ना सर आप लोग। और जो भी वो सुनाएगा, अवार्ड जो भी सुनाएगा वो उसको इन राइटिंग करना चाहिए। ओरल डिसीजन इज नॉट अवार्ड। ओरल जो भी डिसीजन होगा, ओरल डिसीजंस को अवार्ड नहीं माना जाएगा। जो भी आर्बिट्रेटर बोलेगा लिख के देना होगा। शुड बी डेटेड, कौन से तारीख में क्या बताया वो भी बताना चाहिए। शुड बी डेटेड होना चाहिए, तारीख होना चाहिए मेंशन। और क्या, सर आप लोग लिख रहे कि नहीं लिख रहे, बोलो। शुड बी मेड ऑन स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर जानते हो आप लोग? अरे सर क्या बात कर रहे हो, কি রে লিখছিস? কারোর আওয়াজ পাচ্ছি না, আছিস কি নেই কেউ? टू बी साइंड बाय, साइन भी करना होगा। टू बी साइंड बाय मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स, मतलब जो आर्बिट्रेटेड ट्राइब्यूनल बना है ना आपने, उनका साइन भी चाहिए। पॉइंट 5 में कर दो, इफ सिग्नेचर ऑफ ऑल द मेंबर, अगर बाई चांस सभी मेंबर का साइन नहीं मिला, आर नॉट देयर, अगर सबका सिग्नेचर नहीं मिला, देन सिग्नेचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर, ठीक है। तो मेजॉरिटी का साइन चाहिए। तीन होगा तो 2 जन का कम से कम। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर आर सफिशिएंट, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर आर सफिशिएंट। ठीक है, ये रहा 5th पॉइंट। 6th पॉइंट में आ जाओ सर। सर जो भी बताओगे ना रीजन के साथ बताना। आर्बिट्रेटर को जो भी बताना पड़ेगा शुड बी कंटेन रीजन, शुड कंटेन रीजन। क्लियर ना सर बात? बिना रीजंस का थोड़ी बताओगे, रीजंस के साथ बताना। नेक्स्ट देना, रीजंस आर नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, कुछ ऐसा भी जगह होता है, 2 जगह ऐसा होता है सर जहां रीजंस दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता। सर ऐसा भी हो सकता है क्या? यस, इन 2 केसेस, इन 2 केसेस ऐसा हो सकता है। क्या क्या? सर पहला केस ऐसा हो सकता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो बनता है ना, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलाउज फॉर, एग्रीमेंट बोला था फॉर नॉट गिविंग रीजन। एग्रीमेंट में पहले ही पार्टीज डिसाइड कर लिया था कि हमें रीजन नहीं चाहिए, सिर्फ सोल्यूशन दे दो, ठीक है। या दूसरा हो सकता है, पार्टीज सेटल डिस्प्यूट्स देमसेल्फ, राजीनामा दे देगा। अब समझ रहे हो बात? हो सकता है कि आप आर्बिट्रेटर के पास आए हो, आर्बिट्रेटर से बात सुन के आप लोग अपने बीच में ही, जो पार्टीज है जैसे एक्स वाई, अपने बीच में ही सुलह कर लिया, तो इन दैट केस आर्बिट्रेटर को कोई रीजन दिखाने का भी जरूरत नहीं है। पार्टीज सेटल डिस्प्यूट्स देमसेल्फ। लेकिन हाँ, राजीनामा देना पड़ेगा। किसके थ्रू से? पार्टीज के थ्रू से, कि भाई हम लोग अपने बीच में केस को सॉल्व कर दिए। तो इन दैट केस आर्बिट्रेटर को कोई रीजन दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में लिखिएगा, व्यू ऑफ ट्राइब्यूनल।
जो भी व्यू होगा ट्राइब्यूनल का वो एविडेंस के बेसिस पे ही होगा, एविडेंस प्लस कंक्लूजन। पॉइंट नंबर 9 पे लिखिएगा प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, मतलब जिस एरिया में बात बन रहा है ना उस एरिया का कोई कोर्ट एरिया होता है। जैसे मानो कि नॉर्मली वेस्ट बंगाल में कुछ होता है तो कौन सा कोर्ट का एरिया है, कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है। अंडमान निकोबार में भी कुछ होता है ना तो वो कोलकाता हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, ठीक है। ऐसे मैं पहले भी शायद आपको बताया था। तो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का इख्तियार जुरिस्डिक्शन एरिया क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया 9 मेन पॉइंट जो आपको आर्बिट्रेटर का या आर्बिट्रल अवार्ड का फीचर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है सर हम लोग आज का क्लास का। आर्बिट्रल अवार्ड जो होता है ना सर, इसका भी ना सर 4 पार्ट होता है, लिख लो थोड़ा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड ऑब्वियसली पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 1 जो है ना वो जनरल मैटर में बात करता है। किस मैटर पे बात करता है? जनरल मैटर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे होता है ना प्रीएम्बल टाइप का, मतलब क्या है लॉ, क्या है, किस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रीएम्बल। उसमें नॉर्मली क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बोला रहेगा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बोला रहेगा, फिर ट्राइब्यूनल कैसे काम करेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो बनेगा वो कैसे काम करेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे सिंगापुर ट्राइब्यूनल में जैसे काम किया उसका भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है, ठीक है, उसका प्रोसीडियर है। समझ रहे हो ना सर? अरे आप लोगों को पूरा खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा यहाँ तक लिख लिया प्रोसीडियर तक? हाँ प्रोसीडियर, प्रोसीडियर। पार्ट 2, पार्ट 2 क्या करेगा सर? ये फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स में काम करता है। फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स, फाइंडिंग फैक्ट्स लाइक इट्स लाइक पॉइंट्स एट इशू, ठीक है। अब हम अमेजन रिलायंस को मुद्दे मतलब दिमाग में रख सकते हो रिसेंट ट्रेंड में, आप चाहो तो और थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हो, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा क्या रियल लाइफ में होता है। अच्छा एग्रीमेंट क्या बना है उस पर ध्यान दो। एग्रीमेंट में, सर एग्रीमेंट नहीं, इसको कर दो पॉइंट्स एट इशू नहीं, एग्रीमेंट नहीं सर, आर्ग्यूमेंट्स लिखो, आर्ग्यूमेंट्स, आई एम सॉरी। आर्ग्यूमेंट्स क्या है? दोनों तरफ का, मतलब कहने का मतलब है क्लेमेंट जो है, जो दावी लेके आया है वो क्या बोल रहा है, या जो रेस्पोंडेंट है वो क्या बोल रहा है, मतलब एक्स एंड वाई दोनों तरफ का। मतलब अगर फ्यूचर कुछ बोल रहा है तो अमेजन क्या रिस्पांस दे रहा है, या अगर फ्यूचर कुछ बोल रहा है तो अमेजन कुछ बोल रहा है तो फ्यूचर क्या रिस्पांस कर रहा है, दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा केस कौन फाइल किया उसके बेसिस में। पॉइंट 3, फाइंडिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स। क्या वो देखा, ठीक है, सबको दोनों का दोनों तरफ का सुन के उसने क्या व्यू किया, दैट इज द पॉइंट। एंड पार्ट 3, पार्ट 3 सर वेरी सिंपल, सबमिशन ऑफ पार्टीज, ठीक है। जो भी है दोनों पार्टी का जो सबमिशन है वो दोनों सबमिशन करेगा, सबमिशन ऑफ पार्टीज। एंड पार्ट 4 में कंक्लूजन ऑफ ट्राइब्यूनल। ये चीज बन के आता है 4 पार्ट में। एंड भाई आज का लास्ट पॉइंट सा ये वाला देख लो एक बार, अपॉइंटमेंट ऑफ
आर्बिट्रेटर। प्रॉपर कैसे इसका अपॉइंटमेंट होता है, इसका कुछ देख लो, सुन लो थोड़ा सा। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इन सम केसेस, ऐसे तो सर जो पार्टी से वही करते हैं, बट इन सम केसेस इज डन बाय कोर्ट्स। ठीक है, किसी किसी केस में कोर्ट भी डिसाइड करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है सर, बेसिकली जो सिविल कोर्ट के इख्तियार में नहीं आता या फिर वो डिसीजन नहीं ले सकता, बड़े बड़े केसेस में हाई कोर्ट आ जाता है। ठीक है, जब उसका इख्तियार खत्म, जुरिस्डिक्शन खत्म, तब हाई कोर्ट के मैटर में ये आ जाता है। इवन हाई कोर्ट इंटरनेशनल केसेस भी लेता है, जैसे ये अमेजन फ्यूचर का जैसे केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल केसेस भी हाई कोर्ट के पास जाता है। अच्छा, अब एक पॉइंट लिखिए सर, फिर से एक आर्बिट्रेटर बनाइए। लास्ट इमेज है आज आर्बिट्रेटर का। अरे वाह, ये आर्बिट्रेटर का थोड़ा देखने में अलग हो गया। अरे वाह, ये जो आर्बिट्रेटर है, ये आर्बिट्रेटर के सामने बहुत सारे लोग भीड़ कर दिया। बहुत सारे लोग भीड़ कर दिया, मेरा केस देखो, मेरा केस देखो, मेरा केस देखो। ठीक है, भीड़ करके बैठ गया, सब अपना अपना केस लेके आर्बिट्रेटर के सामने हाजिर। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट लिखने वाले हैं कि आर्बिट्रेशन नॉट अलाउड किस केस में। ऐसे अलाउड क्या क्या है उसका एक आइडिया मैं आपको पहले ही दिया, बट नॉट अलाउड क्या क्या है इसका आइडिया फटाफट ले लो। जैसे कुछ लोग आके आर्बिट्रेटर को बोल रहे हैं मेरा ये केस सॉल्व कर दो, जैसे कि बोलते हैं कि टैक्स मैटर्स। सर आर्बिट्रेशन में टैक्स मैटर सॉल्व नहीं होता, गवर्नमेंट का हिस्सा है पूरा। सर टेस्टामेंट्री मैटर, फैमिली का जो डिस्प्यूट्स वगैरह होता है उसका भी प्रॉपरली आर्बिट्रेशन के थ्रू से नहीं हो सकता। मैट्रिमोनियल मैटर्स, और कुछ पॉइंट लिख लो सर। मैट्रिमोनियल के बाद गार्डियनशिप मैटर, मतलब वो नॉर्मली डिवोर्स केस में होता है ना, बच्चे का गार्डियनशिप किस पे जाएगा, इस तरह का गार्डियनशिप मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स, ये सब चीज़ें जो मैं आपको थोड़ा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑल्सो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में अगर भी बहुत बड़ा कुछ होता है ना, उसका भी अब आर्बिट्रेटर के थ्रू से नहीं कर पाओगे। तो सर क्या क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, उसका तो समझ में आ गया। क्या कर पाएंगे फिर सर, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला, फिर से बोल रहा हूँ, आर्बिट्रेशन अलाउड। अलाउड का लिस्ट में थोड़ा लिख लो। से फॉर एग्जांपल जैसे बड़ा पॉपुलर केसेस है ये सब, पार्टनरशिप, बिजनेस मुद्दा जो है, ऑल सिविल मैटर्स, सर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का मैटर्स, इंश्योरेंस मैटर्स, इंश्योरेंस डिस्प्यूट जो होता है, बड़ा कॉमन डिस्प्यूट्स है सर, एक्सीडेंट केस वगैरह में होता है। टाइम बर्ड डेब्ट्स, ये भी बड़ा कॉमन केस है, टाइम बर्ड डेब्ट। ये सब केसेस ज़्यादातर केस में, कॉमर्शियल केसेस, आर्बिट्रेटर के थ्रू से सॉल्व हो सकता है।
ठीक है, नोट्स इतना ही है आज का। तो क्या समझ में आया सर? अच्छा लिख लिया, बताइएगा मुझे थोड़ा। हाँ सर हो गया। सबका? रोशनी, अभिषेक, तथा दादा ओके, स्नेह का तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। अच्छा ব্যাস ठीक है, স্নেহ স্যার মেসেজ করলো যে ওর খুব একটা কি দরকারি কাজ পড়েছে, হঠাৎ করে বেরিয়ে যেতে হয়েছে, ও বলেছে ব্যাকআপ নিয়ে। ठीक है। तो ये रहा बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट अबाउट आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। हाँ স্যার बोल। শুরুর দিকে স্যার ওই যে যেখানে যে সেকেন্ড কোড যেখানে ড্রয়িংটা করেছিলেন না, ডিসপিউট টু দা সলভ পার্টনারশিপ, যেটা ড্রয়িং হয়েছিল সেকেন্ড কোডের জায়গাটা আচ্ছা দেখাচ্ছি, শুরুর দিকে, কোন জায়গাটা আরেকবার বল। একদম শুরুতে স্যার প্রথম কোড বানিয়েছিলেন, তারপরে লট অফ বিজনেস ডিসিশন, তারপরে যে কোডটা বানালেন না, ওখানে একটা লাইন আমার লেখা হয়নি স্যার, এখানে এটা পরেরটা স্যার। lot of business তারপর decision may not be taken because of some pending commercial dispute। স্যার এরপরে পেজটা যান, একটা কোড করেছিলেন। হ্যাঁ স্যার এটা disputes to be solved। স্যার এই যে স্যার এই নিচে স্যার নিড সাম যেটা করা আছে না স্যার, ওই যে টু সলভ। হ্যাঁ স্যার ওই নিচটা, নিচটা হ্যাঁ স্যার এইখানটা এটা একটা লাইন লেখা আছে স্যার, দেখে নিড নেবে। সাম থেকে। আচ্ছা তথা রোশনি বলো, অভিষেক বোঝা গেছে? হ্যাঁ দাদা তো इस স্যার আরবিট্রাল অ্যাওয়ার্ড আর আরবিট্রাল এগ্রিমেন্টের মধ্যে তফাৎ কোনটা স্যার? দুটো তো একই মনে হচ্ছে তাহলে। এগ্রিমেন্ট মানে হচ্ছে যখন পার্টিজের মধ্যে এগ্রিমেন্টটা হচ্ছে কি আমরা কি ম্যাটারে ডিসকাস করছি বা আরবিট্রেশনের পরে কি ডিসিশন নেওয়া হবে, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। আরবিট্রাল অ্যাওয়ার্ডটা হচ্ছে যেটা আরবিট্রেটেড ডিসিশন শোনাচ্ছে, দ্যাট ইজ আরবিট্রাল অ্যাওয়ার্ড না। आर्बिट्रल अवार्ड की इंक्लूडिंग इंटरिम अवार्ड, मतलब दैट इज जो भी डिसीजन है राइटिंग में बताना पड़ेगा ना। স্যার हाँ এই যে बोल। ডিসিশনটা আরবিট্রেটর যে ডিসিশনটা নিল, সেই ধরুন পার্টনারশিপের মধ্যে কোন একজনকার পছন্দ হলো, সেই ডিসিশনটা পছন্দ হলো না, তখন সে কোর্টে যেতে পারবে সেকেন্ড টাইম। ऑब्वियसली लिखा के रखा मैंने इसीलिए, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट बोल के, मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज डज नॉट बार जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप कोर्ट में जा सकते हो, बट ये बिजनेस के लिए या बिजनेसमैन के जो प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने के लिए आप आर्बिट्रेटर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। और आर्बिट्रल एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया कि जैसे वो हम लोग किस मैटर पे बात करेंगे उसका एग्रीमेंट बना के हम लोग मैटर के सामने आगे बढ़ते हैं। और आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या हो गया, जो डिसीजन आर्बिट्रेटर के थ्रू से हमारे पास पहुंचते हैं, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिखा के रखा, जैसे कि ये राइटिंग होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, शुड बी मेड ऑन स्टैम्प पेपर होना चाहिए, ठीक है। ये अवार्ड हो गया, ठीक है। और एग्रीमेंट क्या हो गया कि आप किस मैटर पे बात करना चाहते हो उसके ऊपर। और फिर कंप्लीट कंक्लूजन के बाद भी जो पार्ट 4 यहाँ पर जो था, ठीक है, ये पूरा जो 4 पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे पार्ट 1 क्या है, ये आपको आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बताते हैं कि भाई प्रोसीडियर्स एग्रीमेंट उसके अंदर एक इंक्लूड रहता है, ठीक है, कि क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा, उसके बारे में किस तरह से होगा, सब कुछ वो बताते हैं। पार्ट 2 में वो फाइंडिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करता है। पार्ट 3 के अंदर सबमिशन ऑफ पार्टीज के बारे में बात करते हैं। पार्ट 4 में वो कंक्लूजन ऑफ ट्राइब्यूनल के बारे में बात करते हैं। तो टोटल कॉन्सेप्ट इज आर्बिट्रल अवार्ड, जिसमें वन पार्ट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आप ऐसे बोल सकते हो। तथा बुझते पारली? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু স্যার নর্মাল সময় ধরুন কোনো মানুষ যদি কোনো কিছু একটা প্রবলেম, কোনো বাড়িগত কোনো সমস্যা, যেটা আপনি বলছিলেন প্রথমে, তো বাড়িগত কোনো সমস্যা, এই 3 বোনের কোন একটা জামাইকে ডেকে কি 2 জামাইকে ডেকেও সবটা মেটাচ্ছে, हाँ সেই ক্ষেত্রে স্যার তখন তো স্যার এত কিছু কেউ মানে না, তখন মুখে মুখেই যেটুকুনি হওয়ার হয়ে যায়। ऑब्वियसली वो तो नॉर्मल, वो तो घर का मैटर है। लेकिन जब मानो প্রসেসরের ক্ষেত্রে স্যার সেটা আলাদা ম্যাটারে চলে যায়। जब তখন যে मैटर, जब तुम रेटिंग एग्रीमेंट करना चाहते हो, कोर्ट को नहीं, कोर्ट इंक्लूड नहीं होता है, बट कोई लॉ कॉन्सेप्ट के थ्रू से किसी को आप आर्बिट्रेटर बना के, चाहे वो पंचायत हो सकता है, कोई
पॉलिटिशियंस हो सकते हैं या फिर लोकल लेवल में कोई लॉयर्स हो सकते हैं। ज़्यादातर केस में लॉयर्स को ही सामने सॉलिसिटर की तरह सामने रखा जाता है और वो मैटर का डिस्प्यूट जो भी है उसको सॉल्व करके सामने रखते हैं। उसे भी उतना ही वैलिड माना जाता है जितना कोर्ट का डिसीजन, ठीक है, बिकॉज कोर्ट भी समझते हैं कि अगर हर एक प्रॉब्लम कोर्ट में आ जाए तो फिर कोर्ट भी मुश्किल में पड़ जाएगा। सही तो रहे। हाँ सर। স্যার अब ট্রাইব্যুনাল इसका আর কোর্টের তো পাওয়ার তো একই স্যার দুজনে हाँ, জুরিসডিকশন হিসেবে। जो भी काम होगा जो भी होगा एज पर जुरिस्डिक्शन, मतलब कोर्ट का जुरिस्डिक्शन के बेसिस में ही सारा का सारा डिसीजन होगा। मतलब आर्बिट्रेटर लगा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि रूल अलग हो जाएगा। रूल वही है जो कोर्ट जुरिस्डिक्शन इख्तियार में जो रूल्स रेगुलेशंस है उसी रूल को फॉलो करके काम बनेगा। मतलब आर्बिट्रेशन लगा रहे हैं मतलब उसका अपना रूल होगा, लोकल रूल होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात कोर्ट में ना जाके आउट ऑफ कोर्ट हो रहा है एक अलग प्रोसीडियर के थ्रू से। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा सुन, अब ये तो मैं सारा लॉ का एक कंप्लीट ओवरव्यू और उसका डिस्कशंस कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं किसी ना किसी दूसरा और जो लॉ है, ठीक है, जो रिसेंट ट्रेंड में मैंने नहीं बताया ऐसा ही किसी लॉ के बारे में ही मैं बात करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे ना हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस रखूंगा। मतलब जितना सारा लॉ कर रहे हैं उसके बाद हर लॉ के बेसिस में क्वेश्चन आंसर चलेगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आंसर भी चालू करेंगे और उधर से वो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज भी चालू करेंगे। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही है सर, ठीक है। সেটিং আপ বিজনেস এন্টিটিস এর যেটা দেবেন সেটা কি মানে নোটস পাঠাবেন ওই বই দেখে করতে হবে? নোটসও পাঠাবো, যখন স্টার্ট করবো তখন বলবো, ডোন্ট ওয়ারি। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে। স্যার বলছি অ্যাডহক আরবিট্রেশনটা কি স্যার? কোনটা? অ্যাডহক আরবিট্রেশন, এটা স্যার বুঝতে পারছি না। অ্যাডহক নরমালি অ্যাডহকের মানেই হচ্ছে জরুরি বেসিসে যখন কিছু করা হয়, ঠিক আছে। অ্যাডহক কথার মানে কি? অ্যাডহক কথার মানে হচ্ছে এমার্জেন্সি সিচুয়েশনস, ঠিক আছে। সাডেনলি ফর এনি পার্টিকুলার পারপাস, অ্যাডহক কমিটি লাইক দ্যাট, বাস দ্যাট ইজ দি বেসিক। অ্যাডহক মানে হচ্ছে কোনো হুট করে কিছু তাড়াতাড়ির মধ্যে কিছু করতে হবে সাডেনলি, ঠিক আছে। তো তখন কোনো জিনিস আমাদের সাডেনলি যদি কিছু করতে হয় তখন ওটাকে অ্যাডহকের মধ্যে নিয়ে আসা হবে, বাস জরুরি সিচুয়েশনে হবে। বোঝা গেল? স্যার তাহলে এটাও আরবিট্রেশনের একটা টাইপ? হ্যাঁ অবভিয়াসলি অ্যাডহক কমিটি বা অ্যাডহক আরবিট্রেশন ইজ অ্যানাদার টাইপ, বলতেই পারিস তুই, তাই না? কেন, কি তোর কোশ্চেনটা কি সেটা তো বল আমাকে। স্যার বইতে যে অ্যাডহক আরবিট্রেশনের যে ডেফিনেশনটা দেওয়া হয়েছে ওটা বুঝতে পারছি না, তাই জিজ্ঞেস করলাম যেটা কি। বইতে অ্যাডহক আরবিট্রেশনের ডেফিনেশনটা বুঝতে পারছিস না? তো বেসিক্যালি অ্যাডহক আরবিট্রেশনটা আর কিছুই নয়, যেটা মানে ওই একই জিনিস যেটা আমি এতক্ষণ ধরে আরবিট্রেশনে বললাম। মানে যেটা আমরা লয়ের থ্রুতে করতে পারছি না, ঠিক আছে, যেটা আমরা কোর্টের থ্রুতেই যেটা করছি না বা করতে চাইছি না যাতে দেরি হবে, ঠিক আছে, সেটাকে আমরা একটা ফার্স্ট ট্র্যাক মোডে নিজেদের মতো করে নিয়ে আসবো, ঠিক আছে। আমি এই পয়েন্টগুলোকে নেক্সট ক্লাস যখন আমি আবার এই টপিকের ওপর করব, আমি তখন এই জিনিসগুলো কোশ্চেন আনসার ফরম্যাটে যখন ফেলবো তখন এই ম্যাটারগুলো নিয়ে আমি আরো ডিটেলসে কথা বলবো, বুঝতে পারলি? বাস দেখবি একবার ভালো করে গো থ্রু করবি জিনিসগুলো কোথায় দেওয়া আছে। কোথায় অ্যাডহকটা কোথায় দিয়েছে আমাকে একবার বল তো, কত নাম্বার পেজে আছে? স্যার এখানে তো জানি না, তবে ওই যে বইটা কিনেছিলাম ওখানে তো স্যার দেওয়া রয়েছে, মানে ডেফিনেশনটা পুরো অ্যাডহকটার ডিটেলস পুরোটা দেওয়া রয়েছে, হাফ পাতা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি নেক্সট দিন বলে দেবো, ঠিক আছে। অ্যাডহকের ব্যাপারে কি ডিটেলস বলেছে আমি নেক্সট দিন বলে দেবো। বাট কনসেপ্ট এটাই, অ্যাডহকের মানেই হচ্ছে তুই যখন কোনো কিছু সাডেনলি হঠাৎ করে কোনো কিছু স্টার্ট করবি, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অ্যাডহক। অ্যাডহক কমিটি, অ্যাডহক আরবিট্রেটর, অ্যাডহক আরবিট্রেশন, মানে একটা জরুরি বেসিসে যখন কিছু হয়, দ্যাট ইজ। স্যার